नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए वीकेंड, जी हाँ, भारतीय मार्केट के लिए वीकेंड, क्योंकि होली तो हम ही मना रहे हैं और थर्सडे को एक लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत। मार्केट भी देखिए ग्रीन और रेड दोनों कलर में सेलिब्रेट कर रहा है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आज ग्रीन भी है बैंक निफ्टी पे, बाकी एक दो इंडेक्स में रेड भी है, सेंसेक्स अभी फ्लैट भी है, तो सब कुछ है मार्केट में आज। ऑब्वियसली थोड़ा स्मॉल कैप में प्रेशर है, लेकिन इन सब पर होगी बातचीत। और एक मोटा मोटी बात यह है कि रेंज जो हमने सुबह डिस्कस की थी वो इंटैक्ट है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन एक रेंज में फंसा बाजार, 22,550 के करीब से फिसला निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी आज भी कर रहा है आउट परफॉर्म, मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर दबाव। ऑटो, आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव। ऑटो शेयर में करीब 2% फिसले टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। साथ ही रियल्टी शेयर में भी कमजोरी कायम, 2 से 3% गिरे ओबराय, लोढ़ा और फिनिक्स मिल्स। क्रूड में तेजी और ऑयल फील्ड बिल पास होने से अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियों में अच्छी तेजी। ऑयल इंडिया 3%, चेन्नई पेट्रो 7% ज्यादा दौड़ा। ओएनजीसी में भी रौनक कायम। एसेट्स मोनेटाइजेशन से एमटीएनएल का शेयर करीब 12% से ज्यादा दौड़कर बना हीरो ऑफ द डे। संपत्ति बेचने पर बीएसएनएल और एमटीएनएल को मिले करीब 13,000 करोड़ रुपए। आने वाले दिनों में एसेट मोनेटाइजेशन की रफ्तार बढ़ेगी। महंगाई के 7 महीने के निचले स्तरों पर आने से कंजम्पशन और रिटेल शेयरों में अच्छी खरीदारी। 4% से ज्यादा उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना डी मार्ट। साथ ही वरुण बेवरेजेस, मैरिको और यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी रौनक। और दुनिया में छिड़े टैरिफ वॉर के बीच आज वाणिज्य मंत्रालय में अहम बैठक। टैरिफ वॉर की चुनौतियों से निपटने को लेकर बनेगी रणनीति। 1 महीने के भीतर एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम का भी ऐलान संभव। ओके, तो चलिए फिर ये आज की हेडलाइंस और स्वागत है आपका शो में। श्रेया वीर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। मार्केट के लिए आज एक बहुत ही क्यूरियस सा सेशन, टिपिकल एक्सपायरी डे। आज सुबह वीर हमारी बात हो रही थी कि अपसाइड पे 22,556 एक रेजिस्टेंस रहेगी और 22,558 आज का हाई। ये और कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक कॉल राइटर का जोन था। ऐसा कुछ नहीं है कि वीरो मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल थी जिससे हमने ये नंबर निकाला था। खैर, मेन बात यह है कि 22,550 को एक बार फिर रिजेक्ट किया और निचले स्तरों पर फिर बाइंग आई। टिपिकल ऑप्शन राइटर का डे, एक जिसमें ऑप्शन बायर हर लेवल पे कोशिश करता है और ऑप्शन सेलर बस आराम से बैठा है, क्योंकि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस तरीके का एक्सपायरी दिन होता है। और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा निफ्टी को आउट परफॉर्म किया और एक्चुअली किया है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट। ये क्या नहीं है, ये एक्चुअली किया है सपोर्ट, आउट परफॉर्म। और मिड कैप में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है। बाकी देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरी 1.5 घंटे कैसे बाजार रिएक्ट करता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन भी निफ्टी इन रेड 33 पॉइंट्स गिर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी कर रहा आउट परफॉर्म इन ग्रीन। लेकिन सवाल ये कि यहाँ से अब क्या लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट का, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। अब जब सोमवार खुलेगा बाजार तो क्या रणनीति अपनाएंगे निवेशक? बिल्कुल, देखिए श्रेया, पहली बात तो ये कि एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे पे अगर आप ऑप्शन राइटिंग नहीं कर सकते तो मोस्ट ऑफ द एक्सपायरी डेज आप पैसा गंवाएंगे, ये बात समझ के चलिएगा। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके की स्विंग्स को पकड़ लेते हैं और वो पैसा बना लेते हैं, वो अलग बात है, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ टैलेंट चाहिए उसके लिए। अदरवाइज निफ्टी की जो बेसिक रेंज है आज उसी को रिस्पेक्ट किया है। 22,350 से 22,550 की एक छोटी रेंज थी। अपसाइड पे तो बिल्कुल वो उसका हायर पॉइंट वही रहा। लोअर साइड पे बस थोड़ा उससे पहले से घूम गए आप, 22,400 से घूम गए इंस्टेड ऑफ 22,350। मार्केट में पैसा कैसे बन रहा है? या तो आप इस तरीके के ऑप्शन राइट करके बैठ जाएं या फिर रेजिस्टेंस में सेल करें और सपोर्ट पर बाय करें और दोनों तरफ की पोजीशनिंग लें और अपनी पोजीशन लाइट रखें, तब बेसिकली इस मार्केट में आपका पैसा बन रहा है। अदरवाइज़ आप मोस्टली पैसा खो रहे हैं इस मार्केट में। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि लॉन्ग वीकेंड है, रिगार्डलेस ऑफ आज 3 बजे का 3 PM मूव आता है नहीं और आगे मार्केट में क्या होता है, मेरा ये मानना है कि आपको अपना जो पोजीशनिंग है वो लाइट रखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि क्लोजिंग में कोई पोजीशन लेके ही ना जाएं घर। ये मेरे ख्याल से एक ज़्यादा अच्छी रणनीति होगी, क्योंकि फिर आप मंडे को आएंगे, 3 दिन का वीकेंड है,
3 दिन का वीकेंड है, उसमें ट्रम्प साहब क्या बोलें क्या नहीं बोलें, कुछ तो बोलेंगे वो। फ्राइडे को कुछ और बोलेंगे, सैटरडे को कुछ और बोलेंगे, संडे को कुछ और बोलेंगे। अब वो 3 अलग अलग स्टेटमेंट मंडे को प्राइसिंग करनी होगी, तो क्या ज़रूरत है? मंडे को आराम से आइए, सुबह पूरा होली सेलिब्रेट करिए, होली के बाद अगले दिन जैसे वीरू सुबह कह रहे थे 2 दिन सुस्ता लीजिए, उसके बाद मंडे को आराम से आइए। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई वो ज़्यादा सही रहेगा, सुस्ता लें। और आप देखिए बाजार का मूड भी ऐसा ही है। चल क्या रहा है बाजार में आज कन्विक्शन के साथ? एक स्टॉक गेस कीजिए अनुज। चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन निर्णायक क्या है? एक स्टॉक, ऑयल इंडिया। अरे छोड़िए, ऑयल इंडिया तो रोज का। यूएसएल सबसे डिसाइसिव एक्शन यही है। आपके स्क्रीन पे आएगा। मैं इनफैक्ट 12 बजे जब ओआई की समरी को देख रहा था, तो यूएसएल आज एक मतलब ट्रेंडिंग तो नहीं कहूंगा, 1.5% तो ऊपर है। इससे ऊपर तो इतने सारे स्टॉक्स हैं। ये थोड़ा बायस है आपका। नहीं बायस नहीं है, मतलब अच्छा जहाँ जिस लेवल से घूमा है ना वो काफी स्ट्रांग है। मैं स्क्रीन पे रखता हूँ कुछ स्टॉक्स जहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। यूएसएल आज लगभग 5 फरवरी के बाद पहली बार 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर निकला। पहली बार इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हुआ है 13 जनवरी के बाद। लोअर ट्रेजेक्टरीज पे पॉजिटिव क्रॉसओवर, ओआई रेशंस 2% के और पुट राइटर्स एट 1300। एक स्टॉक जो कि मेंशन मैं करना चाहूंगा, एक अपस्विंग के लिए शायद पॉसिबली तैयार हो रहा है, वो है यूएसएल, और ठीक लग रहा है। उसके बाद एक काउंटर जो कि कैपिटल गुड स्पेस में थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत कन्विक्शन मेरे पास भी नहीं है, वो है सिमेंस। सिमेंस ने पूरा का पूरा हफ्ता, ये 14 फरवरी से लेकर जो शुरू हुआ था, उसको एक साइडवेज मूव में स्पेंड करने के बाद 20 डेमा को हिट करना शुरू कर दिया है। तो 5000 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ 4000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुआ है। दैट मीन्स इसमें शॉर्ट कवरिंग है। और एक स्टॉक और रखूंगा स्क्रीन पे, वो भी इसी स्पेस से है, वो है कमिंस। ये भी 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट एबीबी, कमिंस, सिमेंस तीनों आज अच्छा कर रहे हैं। तो एक 3 ये और एक धड़ा आपका यूएसएल का। लेकिन अनुज जानते हैं, मैं थोड़ा सा इस डिस्कशन को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं आखिरी की जो रणनीति पे हम बात करते हैं, मैं अभी ये करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से पोस्ट कोविड अनुज हमने जिस एवरेज को होल्ड किया 100 विमा, वो निफ्टी 2 हफ्ते से होल्ड कर रहा है, वो निफ्टी बैंक 2 हफ्ते से होल्ड कर रहा है। लेकिन फाइनली हमें निफ्टी बैंक, ये निफ्टी आईटी अनुज उस एवरेज के नीचे झूलता हुआ नजर आ रहा है एट 36, 105, 150। वी आर वेल बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। इन 2 हफ्ते का आउटकम क्या है? बैंक्स में स्टेबिलिटी, निफ्टी में स्टेबिलिटी और निफ्टी आईटी क्रैक। बिल्कुल, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड वीरू। आज सुबह भी आपको याद होगा, हमने एक स्पेसिफिक, आज शो की शुरुआत ही इनफैक्ट हमने निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी से की थी, और एक इसमें ये व्यू लिया था कि निफ्टी आईटी में थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन निफ्टी बैंक काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहा है और काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे, आज भी देखिए आप निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक, ये तो क्या 14 डेज़ का हो गया, आज सिर्फ एक दिन का भी देख लेंगे अगर आप। खैर अब है तो ग्रीन में ही निफ्टी आईटी, जबकि रेड में है। आई थिंक 100 वीक मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हुआ निफ्टी आईटी में कंक्लूसिवली, डिसाइसिवली, तो जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं निफ्टी आईटी में, मुझे लग रहा है 52 वीक लो लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे निफ्टी आईटी में। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आपने पिछली रैली मिस की थी, तो ये आपको एक मौके दे रहा है। क्योंकि आई थिंक वीरू बहुत सिंपलिस्टिक होगा ये कहना कि बस अब यूएस में रिसेशन आ जाएगा और अब यहाँ से आईटी गिर जाएगा। आई थिंक मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है। मार्केट में ऑब्वियसली आप बहुत कुछ पहले से ही प्राइसिंग करके जाते हैं, वो एक्चुअल रिसेशन का वेट नहीं करेगा, और एक्चुअल में अगर रिसेशन नहीं आया तो फिर तो वो स्टॉक्स भागेंगे। एक रिस्क मार्केट को और ये भी लग रहा है कि क्या वैल्यूएशन में भी थोड़ा सा रीसेट की ज़रूरत है आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि अब आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा लेने का लोगों का मन कम होगा। मेरे ख्याल से तो ये मौका मिल रहा है यहाँ पर निफ्टी आईटी में। लेकिन हाँ, सार वही है कि निफ्टी को कुछ हद तक रिलायंस का भी सपोर्ट मिला है पिछले कुछ दिनों में। इसके लिए निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं दिखाया है, क्योंकि जबकि निफ्टी आईटी में इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ उसके बावजूद, क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्टेबल है और थोड़ा सा बाइंग यहाँ पर आ रही है आपके रिलायंस में। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, वंस अगेन। लेकिन हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स लें, लेकिन उससे पहले जो स्टॉक आपने मेंशन किया थोड़ी देर पहले जब वीरेंद्र जी आपसे पूछ रहे थे, ऑयल इंडिया। इनफैक्ट आप ऑयल स्टॉक्स देखें तो सभी में तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑयल, एटीजीएल, गुजरात गैस, ओएनजीसी, और खबर ये जो हमने सुबह भी डिस्कस की थी, ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में कल पास किया गया, कानूनी तौर पर इसका फ्रेमवर्क और बेहतर करने की राह पर है। लेकिन स्टॉक्स में जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है,
अब क्या करना चाहिए? पहले ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? क्या करना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि आज का जो मूव आया है वो एकदम सही जगह से आया है। ओएनजीसी ऑयल इंडिया में ये मूव वहाँ से आया जो 2 दिन पहले एचपीसीएल बीपीसीएल में आया था, जो ये स्टॉक्स काफ़ी ओवरसोल्ड हो गए थे उस वजह से। ओएनजीसी नहीं सस्टेन कर पाया लेकिन ऑयल इंडिया ने सस्टेन किया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। श्रेया, मेरा ये मानना है कि अगले 6 से 12 महीने में ये एक स्पेस है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, पीएसयू ऑयल कंपनीज, जहाँ पे आपका पैसा बनेगा। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें ओएनजीसी भी होगा, ऑयल इंडिया भी होगा, एचपीबीपी आईओसी भी होंगे, गैस स्टॉक्स भी होंगे, थोड़े से रिफाइनरिंग स्टॉक्स भी होंगे, क्योंकि किसी दिन कुछ चलेगा, किसी दिन कुछ चलेगा। लेकिन ये मैं कॉल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर इस बास्केट को आप बनाएंगे ना, और कुछ नहीं तो 4-5% तो आपकी डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। और ये जो बास्केट है ना, इसमें वैल्यूएशन बहुत कंफर्टिंग है इस समय। यहाँ गलत जाने का रिस्क बहुत कम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने का रिस्क बहुत कम है, तो इस वजह से ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते चलिए, मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि निफ्टी कर रहा है ट्रेड इन रेड। तो अभी स्टॉक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, देखिए श्रीराम फाइनेंस लगभग 3% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। टाटा मोटर्स कल आपको याद होगा इसमें तेजी, आज देखिए मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 1.5% से ज़्यादा टूट गया। हिंडाल्को देखिए मेटल पैक का ये स्टॉक आज 2% गिरकर कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प में भी आपको 1.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। कुछ और काउंटर्स जहाँ पे ठीक है, अब तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। मंदी के ट्रेंडिंग शेयर ऊपर से हटा दीजिए। एवेन्यू सुपरमार्ट में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 4.25% करीब चढ़कर ये कारोबार कर रहे हैं। सोलार इंडस्ट्रीज़ देखिए 3.5% से ज़्यादा चढ़ गया। कैंप्स में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डिक्सन टेक भी आज तेज़ होकर कर रहा है कारोबार। कुछ मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है स्क्रीन पर। चलिए अब कार्यक्रम के क्रम समझते हैं और क्या कौन कौन से पैनल हमारे साथ जुड़े हुए। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सच्चिदानंद उत्तेकर, शिल्पा राउत, कविता जैन, अमित सेठ और सोमिल मेहता से। 2:20 पर आशीष बताएंगे रिटेल शेयरों में तेजी क्यों है। 2:25 पर लक्ष्मण बताएंगे तेल गैस शेयरों में आखिर एक्शन क्यों है आज। साथ ही 2:30 बजे भारतीय बाजारों पर एडलवाइस की खास रिपोर्ट लेकर आएंगे मिताली। 2:35 पर कंचन बताएंगी मोमेंटम फंड्स से क्यों आखिर गायब हो गया मोमेंटम। साथ ही 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीपीटी कॉल्स। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा, सारा का सारा पैनल। और एक्चुअली ये थोड़ा उस टाइप का सेशन लग रहा है जिसमें हर कोई चाहता है कि बस अब 3:30 बजें और घर जाएं और लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत हो, होली की तैयारी करें। और पता है यूएस में क्या होता है ना, ऐसे में कई बार मार्केट वो 2 घंटे पहले बंद कर देते हैं। कई डेवलप्ड मार्केट्स में ऐसा होता है। जब इस तरह से लॉन्ग वीकेंड होता है तो 2 घंटे पहले मार्केट बंद कर दी जाती है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। आप सिफारिश करिए सेबी से ये कि ऐसे जब लॉन्ग वीकेंड हो तो थोड़ा थर्सडे को मार्केट जल्दी बंद करें, खासतौर से जब फेस्टिविटी हो तो थोड़ा एंजॉय कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, कम से कम दिवाली के लिए तो कर दें, वो भी मान लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। दो बार से तो दिवाली की छुट्टी मारी गई है, वो पहले वाले दिन को तो भूल ही जाइए आप। चलिए खैर, अब आज की ट्रेड की बात करते हैं। चलिए, स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, गुड आफ्टरनून टू यू, वो है कैम्प्स। कैम्प्स में एक अपमूव मिला है, करीब 5 दिन का कंसोलिडेशन मिला है और उसके बाद आज एक ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड कर रहा है 3435, बहुत ही टाइट स्टॉप 3400, बस 35 रुपीज का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड करीब 3500 पॉसिबल है कैम्प्स इंडिया। ओके, 34 पे कैम्स, वो पहला स्टॉक कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल मार्केट सेगमेंट में जो थोड़ी सी कन्विक्शन जिसमें लौट रही है और 3.25% ऊपर। मैं आऊँगा थोड़ी देर पे, इस पर कोई एवरेज पार भी हुआ है इसमें मेरे ख्याल से। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपको भी छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कॉल मैम इस वक्त का। जी, हैप्पी होली टू एवरीवन। मेरा ध्यान अभी ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे जा रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है 3050 तक के लेवल्स के लिए एकदम तैयार है। तो यहाँ पे विद सपोर्ट ऑफ 2900 आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग करने की सलाह है शिल्पा जी की तरफ से। सचिन जी, रंगों का त्यौहार आपको मुबारक और गुड आफ्टरनून। आपकी पिक बताइए आज की। श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट एंड होली की आपको भी शुभकामनाएं। सुबह मैंने सीमेंस में एक ट्रेड सेटअप हाईलाइट किया था, लगभग अराउंड 4980 के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल था।
एंड 50 to 40 के मैंने पोजिशनल टारगेट्स यहाँ पर दिए थे, तो एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। एंड प्लस वापस मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक मिल रहा है, तो आई थिंक 4980 के आसपास वापस खरीदारी करने की ही सलाह होगी सीमेंस के फ्यूचर में। एंड जिस तरीके से सेटअप है, मुझे लग रहा है ज्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं रखने चाहिए। एंड सीमेंस मुझे लग रहा है एक अच्छे ट्रेंड में ऑलरेडी इवॉल्व हो रहा है, तो ये पुल बैक वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर इंट्राडे के लिहाज से भी थोड़े से लॉन्ग्स रीइनिशिएट करने चाहिए। स्टॉप लॉस सुबह का ही होगा लगभग अराउंड 4940 का, यदि आपको मेंटेन करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि 50 और 100 से लेके 50 to 40 तक के लेवल्स 1 से 2 दिनों में अगले हफ्ते में नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी सीमेंस के फ्यूचर्स में। खरीदारी करने की राह होगी सीमेंस के फ्यूचर्स में। आशीष चतुर्वेदी को जोड़ते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? हैप्पी होली टू यू एज वेल। बिल्कुल, सबसे पहले आपको चैनल पे मौजूद सभी हमारे पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरे दिमाग में 2 सेक्टर्स चल रहे थे अनुज जी डिस्कशन के पहले। तो बैंक्स की हमने क्योंकि बहुत चर्चा पहले भी की, पर एक बार मैं अपना व्यू वापस वहां रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और उसमें HDFC, ICICI की तो हमने काफी चर्चा की। मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक बहुत बढ़िया ट्रेंड अब बनना शुरू हो चुका है, और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वैल्यूएशन की कंफर्ट बहुत ही अच्छी है। 2.2 टाइम पे आपको पूरा प्राइवेट बैंक का जो स्पेस है वो देखने को नजर आ रहा है प्राइस टू बुक पे, तो ये बहुत बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। और यहाँ से हमें लगता है कि जिस तरह से RBI ने 3 बड़े कदम उठाए, पहले तो रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की, दूसरी जो रिस्क वेट है NBFCs और MFIs के लिए उसके अंदर में रिस्क वेट कम किया, और तीसरा जिस तरह से लिक्विडिटी सपोर्ट करने का काम RBI ने किया, ये मेरे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। और उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर पे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक पोजीशन की मैं बात करूंगा। और टेक्निकली आप देखेंगे बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद, यानी मोटा मोटी ऑलमोस्ट 3 साल के बाद ये स्टॉक अब 1980 2000 की जो ट्रेजेक्टरी है उसको इवेंचुअली क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अब 1920 1930 जो रिसेंट लोज थे वो बहुत बढ़िया सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। और मैं समझता हूँ स्टॉक एज अ पोटेंशियल जहाँ पे ये 2250 2300 तक की पोजिशनल अपसाइड दिखा सकता है, जो कि मोटा मोटी मेरे हिसाब से 10 से 12% की अपसाइड मुझे लगता है कोटक महिंद्रा जैसे स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये सभी स्टॉक जो हमने अभी नाम लिए ये हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में बने हुए। और जिस टारगेट का आपने जिक्र किया 2250, वो नवंबर 2021 का कोटक का ऑल टाइम हाई है, और इस वक्त कोटक दिसंबर 2021 के बाद अपने सबसे सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, यानी मल्टी ईयर हाई पे। कल कोटक में शॉर्ट कवरिंग थी, और आज कोटक विद इन बैंक की निफ्टी, मतलब जो स्टॉक्स हैं उसमें 3rd टॉप OI गेनर है विद 0.4% OI बिल्डअप। जरा प्लीज़ OI रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। तो कोटक विद PNB, ICICI बैंक एंड कैनरा बैंक आज के 4 स्टॉक फ्यूचर्स विद इन निफ्टी बैंक जो अच्छा करता हुआ 1.8%, 18%। सोमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? हैप्पी होली टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा GMR एयरपोर्ट पे। एंडिंग डायगोनल पैटर्न से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर में बाय सिग्नल है, इनफैक्ट पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। स्टॉप लॉस होगा 72 और टारगेट होगा 80 का। GMR एयरपोर्ट्स डे हाई पे कारोबार करता हुआ बाई साइड की ट्रेड आती हुई सोमिल की तरफ से। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। क्या पिक कर रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, और आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, सन फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले 3 सेशन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो सन फार्मा में 1669 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 1715 1715 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 1680 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 22-23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 17 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 37 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कॉल्स पूरी हो गई, और सन फार्मा मेरे ख्याल से ये कल शॉर्ट कवरिंग थी। यहाँ पे जरा सन फार्मा का OI रखिएगा, आप ट्रेंड्स को देखिए। तो सन फार्मा में कल शॉर्ट कवरिंग थी, कल लोरेस्ट टॉप OI गेनर था। सन फार्मा 1680 की यहाँ पे कॉल बाय है। OI रखिएगा जरा एक बार, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। सेकेंड डे जब ये भाग रहा है, आज 0.5% OI बिल्डअप हुआ है। अच्छा, अब जरा रखिए कुछ सेक्टोरियल इंडिसेस। अभी हम अनुज में जो बात कर रहे थे कि निफ्टी बैंक 100 वेमा को बचाता हुआ, निफ्टी 100 वेमा को 2 हफ्ते से बचा रहा है।
निफ्टी आईटी क्रैक हो रहा है और कुछ ऐसे इंडिसेस जो उतने सिंक नहीं हुए। आशीष, मैं पिछले 3 दिन से जो भाव कॉपी बढ़ रहा हूँ उसमें मेरे को थोड़ा सा बायस फार्मा की तरफ झुका हुआ नजर आया। 2 हफ्ते के पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे नजर आए हैं। कुछ फार्मा में आप लोगों ने ऐड किया है क्या लोअर लेवल्स पे? बिल्कुल। तो देखिए वीरेंद्र, यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी फार्मा जो है वो अपनी एक तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है और उसको इवेंचुअली क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो फार्मा के अंदर में आपने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में देखी, ये थोड़ी डिप हालांकि लास्ट 2-3 हफ्तों में जरूर आई, बट इसके अंदर में जो सीडीएमओ प्लेस थे वहां पर पे हमें लगता है बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन का कंफर्ट हमको मिल रहा है। और उनके अंदर में हम निश एपीआई की जो कंपनीज है, जैसे डिवीज लैब जैसा लार्ज कैप कंपनीज की बात करें, या अगर से हम थोड़े मिड कैप की बात करें तो पिरामल फार्मा या इवन कॉनकॉर्ड बायो जैसी जो कंपनीज है, जो कि मुझे लगता है कि सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी का बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। और हमें लगता है सीडीएमओ स्पेस जो है वो एक ऐसा स्पेस रहेगा जहां पे हमें डबल ग्रोथ देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 4 ईयर पीरियड। तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ मोमेंटम में कहीं ना कहीं सीडीएमओ स्पेस आता हुआ नजर आएगा। एक जो ओवरहैंग इस समय पे इस पूरे स्पेस में बना हुआ है वो है कि किस तरह के टैरिफ और ट्रेड वॉर्स की जो बात चल रही है, किस तरह से टैरिफ लगेंगे, रेसिप्रोकल टैक्सेस की जो बात चल रही थी, उसके चलते थोड़ा सा जरूर एक साइडवेज ट्रेंड है। बट हमारा ये मानना है कि सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी और प्रिफर्ड बेट रहेगा डिवीज लैब, पिरामल फार्मा, जो थोड़े से हमें एपीआई प्लेस में काफी अच्छे लग रहे हैं। और अगर से थोड़ा सा प्योर प्ले हम जेनरिक सेगमेंट को प्ले करें तो हमें लगता है सन फार्मा एक अच्छा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि वहां पर पे यूएस के भी जो उनका के अंदर जो प्लांट है उसकी वजह से उसमें काफी पॉजिटिव एडवांटेज रहेगा। तो ये 3 स्टॉक्स पूरे फार्मा स्पेस में हमें अच्छे लगते हैं और एज अ डिस्क्लोजर डिवीज और पिरामल फार्मा जैसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी बने हुए। सन फार्मा, पिरामल फार्मा और डिविस लैब अच्छे लग रहे हैं आशीष जी को। ये तीनों स्टॉक्स डार पे रखने की सलाह। इनफैक्ट सन फार्मा देखिए डे हाई पे कारोबार कर रहा है। डॉक्टर रेड्डी फार्मा पैक का ये स्टॉक, इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी। सिप्ला देखिए डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। पूरे फार्मा सेक्टर में आज अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, शुरुआत से ही आज हम देख रहे हैं बीईएल जैसे स्टॉक में तेज़ी है, ऑर्डर बुक मजबूत होने के कारण। इनफैक्ट आप देखिए मजगांव डॉक में भी आज अच्छी तेज़ी। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर जैसे स्टॉक में लगभग 1% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। गाबा जी, आप बताइए, जिस तरीके से डिफेंस स्टॉक्स में आपको पिछले कुछ दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही है, डिफेंस सेक्टर से कोई स्टॉक अभी फिलहाल आपको अच्छा लग रहा है? सुबह कुछ ट्रैक्शन दिखा रहा था बीईएल, लेकिन वहां पर अब ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन ऊपर ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना दे नहीं रहा है, तो आई थिंक आई स्किप इट आउट। एचएल में शायद देखते हैं अगर यहाँ पर कुछ तेजी है तो, नहीं बिल्कुल आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। गार्डन में भी साइडवेज जोन है, क्लैरिटी मिसिंग है एक्चुअली। ओके, क्लैरिटी मिसिंग है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। मीनवाइल निफ्टी फिर डे लो की तैयारी कर रहा है। 22,417 इंटरडे लो था 22,403 का, अब 22,416 पर। देखिए अगेन आज जैसे मैं कह रहा हूँ एक टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे है। अगर आप टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस देखेंगे, टॉप 5 ट्रेडेड ऑप्शंस सब में ऑप्शन वैल्यू इरोड हुई है 80 से लेके 97% तक, और मैक्सिमम टॉप ट्रेडेड ऑप्शन 0 बन गए। थोड़े से ऑप्शन है जिसमें अब थोड़ा बहुत प्रीमियम बचा है, वो सिर्फ इंटेंसिक की वजह से, जैसे 22,450 की पुट या 22,400 की कॉल, उसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम बचा है। बट अदरवाइज पूरा का पूरा मामला जो है आज ऑप्शन राइटर्स का रहा। एक स्टॉक लेकर आइए जरा, पीबी फिनटेक। आज करीब करीब 5-5.5% नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आशीष, पीबी फिनटेक ये काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 2-3 साल में, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ साइंस हैं क्रैक के यहाँ पर। आपके पोर्टफोलियो में है क्या, और आपका व्यू क्या है स्टॉक पर? तो अनुज, नहीं, ये हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। इनफैक्ट पहले जरूर इसकी पोजीशन होती थी, पर हमने इस स्टॉक को ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी और ये डैमेज से थोड़ा बच गए। बट और मुझे लगता है कि अभी भी ये जो वीकनेस है काफी सस्टेन्ड वीकनेस है, तो थोड़ा सा इस स्टॉक से अभी बच के रहना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे एक जो एक हम कंपनी ट्रैक करते थे, नौकरी इन्फो एज, जिसका एक तरीके से होल्डिंग भी था जोमेटो, पॉलिसी बाजार जैसे स्टॉक में, वहां पर भी काफी बड़ा डेंट हमें देखने को नजर आ रहा है। और सेम जो ट्रेंड है वो न्यू एज कंपनीज में स्विगी, जोमेटो सभी के अंदर में बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी हम जोमेटो हमारे पोर्टफोलियोज में होल्ड रख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यह शायद 1 या 2 क्वार्टर
हो सकता है कि इस कंपनी को चैलेंजेस फेस करना पड़े, क्योंकि जो कैश बर्न है वो काफी स्ट्रांग हो रहा है न्यू डार्क स्टोर्स ओपन करने के कारण। बट इवेंचुअली ये कंपनी काफी स्ट्रांग रिकवरी दिखाएगा अर्निंग ग्रोथ के टर्म में। तो हमारी जो प्रिफर्ड बेट पूरे न्यू एज बिजनेस में रहेगी वो जोमेटो रहेगी। बट उसमें भी मुझे लगता है कि शायद प्राइस डैमेज देखने को मिले, बट एक अच्छा बाय ऑन डिप का कैंडिडेट जोमेटो नजर आता है। जहां तक कि पॉलिसी बाजार का सवाल है, मुझे लगता है अभी इससे थोड़ी दूरी बनाए रखना ही सेफ रहेगा। पॉलिसी बाजार से दूरी बनाने की सलाह और स्पेस में बात करें न्यू एज बिजनेस में, तो जोमेटो पसंद आ रहा है आशीष जी को, और जिस तरीके से ये अपने बिजनेस को लेकर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप जोमेटो में अपना सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें लगातार डेंट हमें पड़ता नजर आया। बीएससी का स्टॉक रख के स्क्रीन पर लगभग 6% की गिरावट, इनफैक्ट आज ही नहीं लगातार ये गिरावट सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी ज़्यादा रैली भी देखी हमने कैपिटल मार्केट वाले शेयर्स में, बीएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, लेकिन जिस तरीके से गिरावट हावी होती जा रही है, शिल्पा जी आप बताइए, क्या अभी ये सही समय जिनके पास नहीं था बीएससी एक्यूमुलेट कर रहे, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है इस करंट मार्केट प्राइस पे, या फिर अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए और पेन हो सकता है? जी बिल्कुल श्रेया, मुझे लगता है अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेलेंटलेस सेलिंग है और यहाँ पे कोई भी बॉटम आप समझने के लिए ट्राई करेंगे तो भी वो उसको ब्रीच कर रहा है। 4000 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 3600 लेवल्स पे आ सकते हैं। एक बार 3600 में हम लोग वापस रिवैल्यूएट कर सकते हैं कि वहां पे सपोर्ट है या नहीं, बट अभी के लिए अवॉइड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तमाम अच्छी खबरों के बावजूद एफएमसीजी शेयर्स पस्त पड़े हुए थे, लेकिन आज अचानक सभी एफएमसीजी शेयरों में रौनक है। सभी जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ क्या। आशीष से जानते हैं कि क्या इंसाइट लेकर आए वो। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। ये देखिए प्रोड्यूसर साहब का कमाल। एफएमसीजी क्यों शुरू हुई है तेजी? तेजी तो नहीं, हाँ, लेकिन सिलेक्टिवली कंजम्पशन स्टॉक्स में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ बाइंग। इनफैक्ट आज के सेशन के कुछ बढ़िया कंजम्पशन रिलेटेड प्लेस जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा स्टैक आ जाएगा। ये देखिए कई सारे कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज अच्छा खासा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करती हुई। एक चीज दिखाता हूं, 3 महीने का निफ्टी का लाइन ग्राफ प्लीज स्क्रीन पे, एफएमसीजी का लाइन ग्राफ प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। 1 फरवरी वो सैटरडे का टाइम जब वो बजट अनाउंस हुआ था, ये वो तारीख थी। तब से देखिए किस तरह से एफएमसीजी में दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट इस दौरान अगली प्लेट पे नजर आएगा आपको निफ्टी 4% गिरा तो एफएमसीजी 8% से ज्यादा करेक्ट होता हुआ नजर आया। ये वो समय था जब बजट के बाद जिस तरह की टैक्स रिलीफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट करी थी, उससे ये सेक्टर हाइप उससे जुड़ी हुई मैच नहीं कर पाया था। क्यों गिरावट आई थी? अब कई लोग मानते हैं जो मार्केट करेक्शंस थे, एफआईएस जो एग्जिट कर रहे थे, उसके चलते प्रेशर माउंट होता चला गया। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले और ये भी हो सकता है कि हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट जाग रहा हो तो एफआईएस और एग्रेसिवली सेल कर रहा हो। कुछ दिन पहले मिताली ने डेटा प्रेजेंट करा था जब इंडियन मार्केट वैल्यूएशंस वर्सेस यूएस मार्केट वैल्यूएशंस की चर्चा हुई थी कि ऑफ लेट एफएमसीजी में तगड़ा दबाव एफआईएस की सेलिंग के चलते आता हुआ। अब ये जो टैक्स कट्स हैं उसके इंपैक्ट्स में समय लगता है, ध्यान रखिए। वॉल्यूम ग्रोथ स्पेस में नदारत है, वैल्यूएशन रिच थे, ये सब रीजंस होंगे दबाव के जो बजट के बाद आया। अब आज चल क्यों रहा है, आज बाजार को पसंद क्यों आ रहा है, ये तो एनीबडीज गेस। लेकिन हाँ, किस तरह के फंडामेंटल स्टैकअप हो रहे हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। टैक्स कट अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव था, जो समय लगेगा लेकिन इस पूरे स्पेस की कंजम्पशन डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। दूसरा, जीएसटी कट्स, सबकी नजरें हैं जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज पर। अभी पिछले हफ्ते सैटरडे की बात है जब एफएम निर्मला सीतारमन ने एक इवेंट में कहा था कि हम लोग अपकमिंग रिडक्शन जीएसटी रेट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्द होते हुए नजर आएंगे। और कहा जा रहा है वो कॉमन मैन की लाइफ को ईज करने के लिए। कल ही शाम की नेटवर्क की एक एक्सक्लूसिव कहती है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जो कॉमनली यूज्ड आइटम्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो आइटम्स 5% के स्लैब में डाल दिए जाए। इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज, कल शाम आया फरवरी का इन्फ्लेशन का प्रिंट, वो और फर्दर कंफर्ट लैंड करता है। इन्फ्लेशन बढ़िया कूल ऑफ हुआ। हम लोग आज सुबह चर्चा कर रहे थे कैसे ज्यादातर ब्रोकरेजेस अप्रैल में रेट कट की बात कर रही हैं, वो और कंजम्पशन डिमांड को ड्राइव करने की कोशिश करेगा और हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। वो आईआईपी डेटा ने हाईलाइट करा जो जनवरी का नंबर एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया था। वॉल्यूम ग्रोथ
एनेमिक थी, यानी कि 0%, 1%, 2% आपने देखा हो ज्यादातर कंपनीज की ऑफ लेट। ज्यादातर एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि FY26 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अगली तिमाही से कुछ वॉल्यूम ग्रोथ में मटेरियल इंप्रूवमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन सब के बीच में एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अपन कल मेंशन कर रहे थे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टोरीज ठंडी पड़ रही, वो आईटी दिखा रहा है। कल अपन ने उसी केस में बैंक्स और फाइनेंशियल्स हाईलाइट करे थे, वैसे ही आज भी इसीलिए आपको बैंक्स डोमेस्टिक स्टोरीज आउट परफॉर्म कर रही है, इसीलिए भी शायद कुछ कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज अच्छा करने की कोशिश करती हुई। शुक्रिया आशीष इस खूबसूरत एनालिसिस के लिए। और ये तेजी का आविष्कार किसका था? ये जुगलबंदी बनाने की आदत हो गई है, आपकी कविताओं से मैंने भी ऐसी तुकबंदी बना ली है। तेजी। अरे आशीष जी, मैं भी आपके विचार से एक और तुकबंदी उठाता हूँ। आशीष जी के विचार आपने सुने, आपका व्यू एफएमसीजी की ये तेजी जो कि हम अपेक्षा कर रहे थे कि पोस्ट बजट बनेगी, लेकिन वो फेल हो गई, कोलैप्स हो गई। आपका व्यू इस वक्त एफएमसीजी पर? बिल्कुल, तो देखिए वीरू, एक जो टैक्स का जो बजट में जो टैक्स शॉप्स के बारे में चर्चा की, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ के इस टैक्स शॉप पे हमें लगता है 3 से 4 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को नजर आएगा। बट ऑब्वियसली इसके नंबर्स आने में थोड़ा समय लगेगा और शायद बाजार ने बहुत जल्दी एक एक्सपेक्टेशन में बांधी कि तुरंत ही शायद नंबर्स दिखने लगे, बट इस नंबर्स को आने में थोड़ा समय लगेगा। और बाजार की जो भी एक जनरल वीकनेस थी, तो उसके कारण हमने देखा एफएमसीजी में भी एक करेक्शन आया, जबकि वो एक डिफेंसिव बैट के तौर पर देखा जाता है। दूसरा, हमें लगता है कि रूरल इकोनॉमी में एक अच्छा पिकअप आएगा, जिसकी वजह से रूरल कंजम्पशन जो काफी लंबे समय से एक डिप ले रहा था, वहां पर भी एक पिकअप होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि मानसून बेटर हो सकते हैं, रिजर्वोयर लेवल बेटर हो रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं कंजम्पशन स्पेस पे देखने को नजर आएगा। और तीसरी बात, जैसे हमने कहा कि आरबीआई ने जो 3 बड़े कदम लिए हैं रेपो रेट कट करके और जो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने से, उसकी वजह से हमें लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ का भी इन्वायरमेंट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कंजम्पशन के लिए भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो ऑल इन ऑल मेरा ये मानना है कि एफएमसीजी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, जहां पर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एंट्री पॉइंट काफी अच्छी रहेगी। अब हम एफएमसीजी को जब प्ले करते हैं तो हम टिपिकली जो हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, डाबर्स ऑफ द वर्ल्ड, इनको तो जरूर देखते हैं, बट साथ ही साथ हमें लगता है कि वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक या बेक्टर फूड जैसे स्टॉक, जो कि एक थोड़े अर्बन कंजम्पशन फोकस्ड है, इनके अंदर में भी हमारा काफी ध्यान रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्निंग ग्रोथ का मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। और जिस तरह से केपेक्स से कंपनीज कर रही हैं, उसको देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पर पे वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में आते हुए नजर आएंगे। तो हमारी प्रिफर्ड बेट रहेगी वरुण बेवरेजेस इस पूरी थीम में। और एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज एपेक्स वीएमएस में भी बना हुआ है। वरुण बेवरेजेस पसंद है आशीष जी को। एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी तेज़ी आज के सेशन में भी इसमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट गर्मी से पहले इस पर्टिकुलर काउंटर्स में तेज़ी भी आती नज़र आ रही है। थोड़ी देर पहले यूपीएल वीरेंद्र जी ने मेंशन किया था, लेकिन आप पे सवाल नहीं है, यूबीएल एक बार स्क्रीन पे लेके आइए, यूनाइटेड ब्रेवरीज। और इसमें देखिए 52 वीक हाई से ये जो स्टॉक है करीब 17% तक करेक्ट हो चुका है। मैनेजमेंट मीट थी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं मैनेजमेंट। उनका मानना है कि तेलंगाना में इम्प्रूवमेंट हो रही है, यूपी में पॉलिसी चेंजेस से इस पर्टिकुलर काउंटर को फ़ायदा होता दिखेगा। सोमिल जी, आप बताइए, जिस तरीके से करेक्शन देखी गई इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्या फिलहाल अभी सही मौका है इसको हाथ लगाना चाहिए? वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली इसके अंदर एक छोटा सा बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं समझता हूँ कि 2010 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वही एक टारगेट बनेगा, और नीचे में जो स्टॉप लॉस बनता है वो 1845 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। तो बाय साइड की ट्रेड इन द वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन ये सिर्फ एक बाउंस के लिए आप ट्रेड करें। ओके, यूनाइटेड ब्रेवरीज। अच्छा अनुज साहब, कुछ ऐसे सेगमेंट से बात करते हैं जो कि आज की लाइमलाइट है। और देखिए कितना बड़ा संजोग है अनुज कि होली पर भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, दीपावली पे भी गोल्ड ऑल टाइम पे है ना अनुज। ये जो सडनली हुआ है, एक तो ये है कि गोल्ड एज एसेट क्लास कितना सुदृढ़ रहा, मजबूत रहा, और स्पेशली जिस प्रकार की इक्विटी की प्राइस परफॉर्मेंस रही है पिछले 4 महीने में, थोड़ा विचलित तो आप होते ही हैं, लेकिन गोल्ड के इस प्राइस को कैप्चर करने के लिए मुथूट, मन्नापुरम, वो एनबीएफसीज का चंक, प्लस इस पर व्यू, और एक और चीज़ टाइटन की अंडर परफॉर्मेंस अब जारी रहेगी क्या कुछ समय? एक देखो, टाइटन तो 52 वीक लो पे आ गया है वीरू। मेरे ख्याल से टाइटन, देखिए टाइटन है ना, हिस्टोरिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता टाइटन पे कि कितना गोल्ड प्राइस अप जाता है, कितना गोल्ड प्राइस डाउन जाता है। आई थिंक उनकी हेजिंग मैकेनिज्म सब कुछ बहुत अच्छा है,
ये बहाना है टाइटन में प्रॉफिट बुकिंग का, और टाइटन में हर साल एक करेक्शन आती है किसी न किसी कारण से। इस बार गोल्ड की प्राइसेस की वजह से आ गई। आई थिंक आप और मैं दोनों जानते हैं कि टाइटन इवेंचुअली वापस ऑल टाइम हाई लगाएगा और शायद इसी साल वापस लगाएगा, वो खैर अलग बात है। बाकी खैर वो जो एक ऐड आता था ना, हीरा है सदा के लिए, आई थिंक मेरा मानना है सोना है सदा के लिए, बिकॉज क्लियरली गोल्ड प्राइसेस जो है ना, और गोल्ड एक बहुत स्टेबल एसेट क्लास है, सबके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत होना चाहिए। आई थिंक मुथूट और मनापुरम एक अच्छा तरीका है इनको प्ले करने का, बिकॉज ऑब्वियसली जो चीज़ जो री रेटिंग श्रीराम और चोला की हुई थी सीबी प्राइसेस बढ़ने की वजह से, आई थिंक वो ही री रेटिंग पॉसिबल है मनापुरम और मुथूट के केस में। मनापुरम बस बैन में है, थोड़ा सा इस चीज़ का इशू रहता है, बट अदरवाइज ये क्लियरली मेरे ख्याल से आई थिंक दिस कुड बी वन वे टू प्ले इट। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे। इनफैक्ट एक काम करते हैं वीरू, एक इस पे चार्ट चेक ले लें क्या, एक मनापुरम पर, हालांकि ये बैन में है, लेकिन फिर भी एक बार शिल्पा जी एक बार मनापुरम का चार्ट देखिए, काफ़ी स्ट्रांग रहा है ये स्टॉक, कोई व्यू? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है 210 212 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 220 से 230 के भी लेवल्स आ जाएंगे। तो किसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, और अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 205 तक एक ट्रेल स्टॉप लॉस कर दीजिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल मणिपुरम फाइनेंस। अब चलते हैं, थोड़ा विषय बदलते हैं, और जो हम बात कर रहे थे ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल की, उसकी बात करते हैं। देखिए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, कल लोकसभा में ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया गया है, और बिल का मकसद है ऑयल फील्ड सेक्टर के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना, ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। और इस बिल की खास चर्चा के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए, क्या है इस बिल में बड़ी जानकारी? देखिए, इस जो बिल अब एक्ट का रूप ले लिया है, उसकी खासियत जानने से पहले बता दूं कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल कई सारे ऑयल फील्ड हैं जहां पे एक्सप्लोरेशन की गुंजाइश है, लेकिन नए निवेशक नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, कई सारे छोटे छोटे ऑयल फील्ड हैं जो निवेशकों को दे दिए जा चुके हैं, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों ही समस्याओं को दूर करने के लिए ये जो ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल है, उसमें ज़रूरी प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहली बात कि निवेशक नहीं आते थे, इसके पीछे डर ये था कि एक स्टेबल स्थायी पॉलिसी की यहाँ पे ज़रूरत थी, जो मिसिंग थी। तो इस बिल के जरिए एक स्थायी पॉलिसी जो एक्सप्लोरेशन की, वो लाया गया है, ताकि निवेशकों को पता हो कि लॉन्ग टर्म में सरकार का नज़रिया क्या रहने वाला है। दूसरी चीज़ कि अब तक सरकार रेगुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देती थी, अब रेगुलेशन से हट करके ध्यान का सरकार का फोकस फैसिलिटेशन पर होगा, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन पर ध्यान दिया जाए, इसके लिए फोकस किया जाएगा। इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, लाइसेंस की शर्तों को आसान किया जा रहा है, परमिट की शर्तों को आसान किया जा रहा है। छोटे छोटे जो लीज होल्डर हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो दूसरे रिसोर्स के साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकेंगे, इसकी छूट यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह के प्रावधान किए गए हैं ताकि छोटे ऑपरेटर्स भी को सपोर्ट मिले, बड़े निवेशक हैं वो भी यहाँ पर आ सके। और इन सब के लिए एक और चीज़, जो ग्रीन हाइड्रोजन पर काफ़ी फोकस है सरकार का, तो इसके लिए कार्बन कैप्चर करने की नई तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, इसके बिल में प्रावधान किया गया है। बिल के नियमों की अनदेखी ना हो, कानून का पालन हो, इसके लिए पेनल्टी को 25 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन किया गया है, ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना करे। लेकिन कुल मिलाकर तो ऑयल फील्ड के एक्सप्लोरेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस देने वाला यह बिल है, ताकि नए निवेशक बड़ी संख्या में आ सकें। बिल्कुल, नए निवेशक बड़ी संख्या में आ सकें, ये एक फोकस एरिया सरकार का है ऑयल फील्ड संशोधन बिल के बाद, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए ऑयल फील्ड, इतनी टफ फील्ड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो निफ्टी एट डे लो 22,400 के अब हम नीचे आए, तो वो 22,400 वाला जो जोन था उसको तोड़कर 22,403 अब तक का इंटरडे लो था, अब 22,398 वो लो हो गया। और आप देखते हैं जो लोअर एंड ऑफ द रेंज थी 22,365 के आसपास, अब वो बचेगी, यानी हायर एंड पे तो क्लियरली हमने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाजार में गिरावट से निवेशकों का भरोसा हिला है, लेकिन गिरावट से निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडलवाइस की रिपोर्ट के मुताबिक करेक्शन के बाद बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एडलवाइस की इस भारतीय मार्केट पर पूरी रिपोर्ट को लेकर मिताली जुड़ी है। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून। तो रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में 10 बड़े करेक्शंस मार्केट ने देखे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जैसे ही करेक्शन रुकता है उसके आगे आने वाले एक साल में ज़बरदस्त ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट अपने निवेशकों को देता हुआ आया है। उसके अलावा रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि हम जब रोज़ ट्रम्प टैंट्रम की बातें कर रहे हैं कि उसके टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो बाकी सारी कंट्रीज़ के मुकाबले जो इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे कम है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे सबसे कम जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो इंडिया पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इतना चिंताजनक यहाँ पे विषय नहीं है। जीडीपी की भी बहुत अच्छी वहाँ पे बात कही कि टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है जीडीपी ग्रोथ में, लेकिन 2015 के बाद से अगर हम जीडीपी की ग्रोथ देखें तो करीबन 79% का सबसे ज़्यादा इजाफा हमें जीडीपी की ग्रोथ में इंडिया ने यहाँ पे दिखाया है। अब मार्केट की करेक्शंस के जो टॉप 5 यहाँ पे एनालिसिस थे उनकी बात करें तो देखिए जो करेक्शंस है वो एवरेज बेसिस पे कोई भी करेक्शन 3 महीने से ज़्यादा नहीं चला और 14 to 15% का एवरेज यहाँ पे करेक्शन मार्केट ने दिखाया है। लेकिन उसके बाद जो एक साल का यहाँ पे इंडियन मार्केट का रिटर्न्स था वो बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण निवेशकों ने बहुत ज़्यादा उजागर किया है। इसके बाद अगर हम बात करें एफआईआईज और डीआईआईज की, तो एफआईआईज अपना रुख मोड़ कर रूट कर इंडियन मार्केट से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो इस बार एफआईआई से ज़्यादा हो गया इस क्वार्टर में। 2010 के बाद 2014, 2020 को भी आप कंपेयर करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो एफआईआई से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो वो रूट कर जा रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी पकड़ स्टॉक मार्केट में काफ़ी तगड़ी यहाँ पे जमा रखी है। तीसरा मैं बात करना चाहूँगी ट्रम्प टैरिफ की डेफिसिट वाले पार्ट की। तो जो ट्रम्प टैरिफ के डर है, अगर हम देखें चाइना और मेक्सिको के कंपैरिजन में, तो इंडिया का जो यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही मामूली है। जहाँ वो $300 बिलियन और $172 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट के साथ डील कर रहे हैं, इंडिया का यहाँ पे डेटा बहुत ही कम नज़र आता है। अंत में मैं बताना चाहूँगी कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स किन किन सेक्टर्स पे यहाँ पे बुलिश नजर आए, तो अलग अलग स्कीम्स में जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने ओवरवेट का स्टैंस दिया है उस लिस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यहाँ पे शामिल है। तो रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इंडिया के मैक्रो एनवायरनमेंट को देख के काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। ओके, चलिए, तो ये मिताली बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये एक हिस्टोरिकल डेटा, वहाँ से कुछ रिसर्च आती हुई। मीनवाइल दो और एक्सपर्ट हमारे पैनल में जुड़े हैं, कविता जी और अमित सेठ। कविता जी, गुड आफ्टरनून, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड इस समय की? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सारे व्यूअर्स को भी। आज बिल्कुल एक्सपायरी डे प्ले होता हुआ दिख रहा है और मैं एक डिफेंसिव बेट के साथ जाना चाहूंगी। सन फार्मा इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट राइट नाउ, 1683 के लेवल पर है। अपसाइड अगर आप देखें तो मुझे लगता है अपने एवरेज को 200 डेज एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 1682 का लेवल है, 1700 1730 के प्राइस टारगेट की तरफ सन फार्मा कैन मूव। 1675 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, सन फार्मा 1683, बस होली का मौका है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कविता जी, वरना सन फार्मा की कॉल एक बार कार्यक्रम में जा चुकी है 1683 पर। कोई बात नहीं, आपका कन्विक्शन है तो ले लिया हमने कॉल दोबारा। अमित जी से बात करते हैं अब। अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपको भी होली की शुभकामनाएं। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वीरेंद्र जी, आपको होली की शुभकामनाएं, सबको होली की शुभकामनाएं। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे एक हम कंटिन्यूअस ट्रेंड देख रहे हैं, स्टॉक कंफर्टेबली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हमने कुछ दिनों पहले देखा कि किसने अच्छा बेस 200 डेमा पे बनाया है, रिलेटिव से स्ट्रॉन्ग है। जब मार्केट फॉल कर रही थी इसने अपने लेवल्स बड़े अच्छे से होल्ड किए। तो आईसीआईसीआई बैंक बाय करें, 1240 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1270 के। तो कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट आप देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक पसंद आ रहा है अमित जी को। ठीक है, अब थोड़ा विषय बदलते हैं और चलते हैं मोमेंटम फंड्स के ऊपर। देखिए पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो मोमेंटम फंड्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। किन फंड्स में कितनी गिरावट आई है और गिरावट के कारण क्या है, ये बताने के लिए कंचन जुड़ी हुई है। बताइए कंचन, क्या रिसर्च किया आपने?
जी, अगर हम पहले की बात करें तो हमने देखा था कि जो मोमेंटम फंड्स हैं उन्होंने निफ्टी के कंपैरिजन में बाकी के जो सेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया था। इनफैक्ट डबल से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पे हमें जनरेट होते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन पिछले 3 महीने की बात करी जाए तो यहाँ पे एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स का डर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर हम कल के डेटा की ही बात कर ले, जो SIP के नंबर्स आए थे वहाँ पर भी जो ये फियर फैक्टर था वो हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा था। AUM ग्रोथ जिस तरीके से हमें घटती हुई दिखाई दी थी उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो डर है वो एविडेंटली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बंधन निफ्टी मोमेंटम फंड की, जहां पे हमें पिछले 3 महीने में करीब करीब 28% की गिरावट देखने को मिली है। और यही फंड नहीं बल्कि जो बाकी के और भी फंड्स हैं वहां पे अगर आप गिरावट देखेंगे पिछले 3 महीने में तो आपको 30 से 20% की गिरावट एविडेंटली देखने को मिलेगी। लेकिन इन कंट्रास्ट आप जनवरी से लेकर सितंबर जो मार्केट के लिए काफी अच्छा टाइम देखा गया था वहां पे इनका रिटर्न देखेंगे तो 37% का यहाँ पे रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया था आदित्य बिरला में, निपॉन में हमें 36% का, 37% का, 36% का। लेकिन इन कंपैरिजन जो गिरावट है वो हमें इसी तरीके की लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा और भी काफी सारे फंड्स हैं। इन टोटल अगर हम देखें तो 28 से 30 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे जो गिरावट का सिलसिला है वो एविडेंटली दिखाई दे रहा है। 30 से 40% तक भी ये गिरावट जाती हुई दिखाई दी है। एडलविसेस की बात करी जाए तो 25% गिरावट यहां पे देखने को मिली है। कोटक में 24, HDFC में 24 और साथ ही साथ ICICI में भी हमें 24% की गिरावट देखने को मिली है, जिन्होंने पिछले साल जो रिटर्न जनरेट करके दिए थे मार्केट के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए थे। और उस टाइम पे इनको बोला जाता था कि ये मार्केट के जो है डार्लिंग स्टॉक्स है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और वो जो डर है वो यहाँ पे भी एविडेंटली दिखाई दिया है। बिल्कुल, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया कंचन ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सामने रखने के लिए। मोमेंटम का मतलब ही यही है कि जब मोमेंटम चलता है तो उसमें इसी तरीके की रैली आती है, लेकिन उसमें से आप कब निकल सकते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़िट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बार अगर स्टॉक्स गिरना शुरू होंगे उसके बाद फिर वो रुकते नहीं हैं और यही आप देख रहे हैं। और अगर 37% की रैली के बाद 24% की डिक्लाइन आए तो टेक्निकली रैली 13% नहीं बचती, सिर्फ 4% की बच जाती है, क्योंकि वो कैलकुलेशन उस हिसाब से होगा। आप करके देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले लेंगे सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से, उसके बाद सौमिल के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, फिर अमित सेठ के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता हैं हमारे साथ। शिल्पा जी आपका ट्रेड सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा टाटा टेक पे सेल की तरफ। यहाँ पे पुट बाय करना है 620 का पुट टाटा टेक में। टाटा टेक मुझे लगता है यहाँ पे 600 से लेके 580 के लेवल्स के लिए एक बार अटेम्प्ट लेगा और यहाँ पे 650 660 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो 620 का पुट जो रफली 13 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 8 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 19 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है 23 से लेकर 27 के भी लेवल्स आ सकते हैं। ओके, टाटा टेक की 620 की पुट 13.45 पे ट्रेड करते हुए करीब 37% वैसे ही अगर आप देखें ऊपर है, तो अच्छा मूव यहाँ पे। अगला ट्रेड पिक करते हैं सौमिल जी से, FNO सुपरस्टार। सौमिल क्या पिक कर रहे हैं आप आज थोड़ा सा डिफेंसिव काउंटर पिक कर रहा हूँ। ITC ऑन द बाय साइड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑन द डेली चार्ट बाय साइड पर है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, अच्छा मोमेंटम में लग रहा है ITC। स्टॉप लॉस होगा 405 और टारगेट होगा 430। 405 से ITC में आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ FMCG का ये काउंटर। अब चलिए चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी बताइए, होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार के लिए? जी श्रेया जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं होली की। मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। ऑल्दो थोड़ा सा साइडवेज है 3-4 दिन से, बट इसकी पोजीशनिंग काफी अच्छी है। 10 और 20 डेमा पे स्टॉक बड़े अच्छे से पिछले 4-5 दिनों से रेस्ट कर रहा है और जिस हिसाब से यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लगता है एक शॉर्ट स्विंग यहाँ पे बनता है। टारगेट्स लगभग हमारे रहेंगे 745 के और स्टॉप लॉस रखेंगे 718 रुपए के। अमित जी लगता है थोड़ा आशीष ने कुछ ज़्यादा ही आपको वो कर दिया, मजाक कर दिया आपके साथ। आपने चेंज कर ली अपनी ड्रेस है ना, सुबह कुछ और पहना हुआ था आपने। हाँ नहीं, उन्होंने कोई मजाक नहीं किया था, बट हाँ शायद उन्होंने कहा था राजेश जी से मिलता जुलता है, मुझे याद है। हाँ उन्होंने कहा था कि साथ में लेके गए थे, साथ में शॉपिंग करने गए थे। नहीं ठीक है, लेकिन वो मजाक में कहा था उन्होंने, आपको जरूरी नहीं था उसके लिए चेंज करना। नहीं, मैं त्योहार है, मैंने बोला दूसरा ड्रेस पहन लेता हूँ अभी।
अच्छा चलिए ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। थैंक यू। आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। जी बिल्कुल अनुज, तो देखिए मेरे हिसाब से डिफेंस का जो थीम है वो काफी हमें अच्छा लगता है, और हमने जो स्टॉक है उसकी चर्चा हम अभी पहले भी कर चुके हैं। बट शायद ऐसा बाजार जहां पर पे कोई स्टॉक प्राइस स्टेबिलिटी आपको कंटिन्यूसली दे रहा हो और इतनी वीकनेस के बावजूद भी अगर से मार्केट में स्टेबिलिटी दे रहा है, तो शायद उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन मेंटेन रखने की सलाह रहेगी। और उसमें मुझे लगता है मजगांव डॉक एक बहुत ही प्रिफर्ड बेट रहेगा। आप देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली अपने सबसे पहले सारे एवरेजेस, चाहे वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हो 20 डे 50 डे या लॉन्ग टर्म एवरेजेस हो 100 या 200, इसके पूरी तरह से ऊपर टिका हुआ है और एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन फेज में है। अब हमें ये लगता है कि ये जो कंपनी है इसके अंदर में एक तो सबसे पहले जो ऑर्डर बुक जो है वो काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले 4-5 साल एक तरीके की एश्योर्ड टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने को नजर आ सकती है। दूसरी बात जो हमें अच्छी लग रही है वो है इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट। इस कंपनी ने अपना जो इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट है उसको बढ़ाकर अब 75% पे ला लिया है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आ रहा है। तो जहां हम पहले देखते थे कि कंपनी 10 से 12% के आसपास की ओपीएम यानी कि एबिटा मार्जिन बनाती थी, ये जो मार्च क्वार्टर है उसमें करीब करीब 15% की हमें देखने को मिली, और ट्रेलिंग 12 मंथ की भी मैं देखूं तो ये मार्जिन काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। तो इसका मतलब है मार्जिन में एक्सपांशन हो रहा है, टॉप लाइन की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, और स्टॉक प्राइस करेक्शन के बाद मुझे जो हम एक रेशियो जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं वो है पेग, विच इज नथिंग पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ, और उस रेशियो पे अब ये 1 टाइम पेग पे यानी एक टाइम पे ये हमको मिल रहा है, जो क्लियरली बता रहा है कि ये जो 30-32 टाइम्स का पी मल्टीपल है उतनी ही ग्रोथ हमें 30% की ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को नजर आएगी, और जिसके चलते मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक ट्रेड करेगा। अब जहां तक के लेवल्स का सवाल है 2250 पे बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है। ये लेवल्स अगर से होल्ड करते हैं तो मेरा मानना है 2600 से 2700 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री मजगांव डॉक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ओके, मजगांव डॉक 2324 पे आपका ये बाय कॉल है विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन शुरुआत की थी आज शिल्पा जी के ट्रेड से, और ये पहला ट्रेड जो पिक किया गया था वो था टाटा टेक का 620 का पुट ऑप्शन, करीब 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है 23 तक के लक्ष्य के लिए। 8 रुपये का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। सौमिल जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, तो डिफेंसिस में गए वो आईटीसी फ्यूचर्स। कल बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिर मॉर्निंग में कोलैप्स हुआ, लेकिन अब स्टेबल होता हुआ अब फ्लैट करीब 430 के लक्ष्य के लिए 412.60 पे आपको बाय करना है। अमित सेठ जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार रहा है, यहाँ पे इनकी बाय कॉल थी आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 728.60 पे 745 का लक्ष्य है। और मजगांव डॉक आशीष चतुर्वेदी जी ने पिक किया बतौर एक आज की फंडामेंटल कॉल। निफ्टी करीब करीब 22,400 पे, तो एक वही ऑप्शन राइटर्स के पास का जो जो पुट राइटर्स का जोन है वो अभी तक वेल सिक्योर है। पर अब मैं 2 स्टॉक्स स्क्रीन पे और रखूँगा, हम इस अगर हफ्ते की कुछ सफलताएं और कुछ विफलताओं पर बात करें ना, तो लुक एट बजाज ऑटो। ये 74.99 पर अगर आप अपने इसके हाई से कंपेयर करें, ये मोटा मोटी अगर आप देखें 7,500 का प्राइस, इसका 13,000 का ऑल टाइम हाई था। एक आप रखिए हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 3540, इसके अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें जो कि इसने क्रिएट किया था 6274 का अक्टूबर 2024 में, 6300 का हाई, अब 3500 रुपये का। आशीष, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे। ऑटो के लिए ये पूरा का पूरा फेज मेरे ख्याल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च काफ़ी वीक रहा, बट इन टर्म्स ऑफ डाउन स्विंग इन दोनों ने ज़्यादा डाउन स्विंग दिया है। आप लोगों ने कोई काउंटर कॉल ली है क्या टू व्हीलर स्पेस में, इन टीवीएस या फिर हीरो मोटोकॉर्प या फिर बजाज ऑटो? तो वीरेंद्र, इसमें हमें जो 2 स्टॉक हमेशा पसंद आए वो है टीवीएस मोटर्स और दूसरा है आयशा मोटर्स। और आपने जैसे कहा कि हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो में जो करेक्शन देखने को मिला उसका एक मूलतः कारण ये तो था ही कि जो हमने जो मंथली अपडेट्स देखे, ऑटो नंबर्स देखे, उनमें जिस तरह की एक वीकनेस है उसका इम्पैक्ट तो पूरे स्पेस पे देखने को नजर आया। बट खास तौर पे हीरो और बजाज ऑटो के अंदर में जो कंसर्न रहा वो रहा मार्केट शेयर लॉस का, और ये मार्केट शेयर जो लॉस इन्होंने किया ये बेसिकली टीवीएस मोटर्स और कहीं ना कहीं आयशा मोटर जैसी कंपनी से जिनके अंदर में मार्केट शेयर गेन हमें देखने को नजर आया। दूसरी बात, एक तो जो जिस तरह से ये रूरल की बजाय अर्बन मार्केट को ज्यादा केटर करते हैं, चाहे वो आयशा मोटर्स हो या टीवीएस मोटर्स हो, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा प्राइसिंग पावर इन कंपनीज के पास रहती है और वहां पर पे मार्जिन
प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है इन दोनों कंपनीज की, जिसकी वजह से एक हायर कहीं ना कहीं मल्टीपल्स भी टीवीएस और आइशर को मिलता रहा है। तो हमारी जो प्रेफर्ड बेट रहेगी पूरे इस टू व्हीलर ऑटो स्पेस में, वो अभी प्रेफरेंस वाइज पे सबसे पहले आइशर मोटर्स रहेगी और सेकंड नंबर पर टीवीएस मोटर्स रहेगी। ये दो स्टॉक हमें पसंद है। बजाज और हीरो इस समय पे भी हम अभी कोई पोजीशंस यहाँ पर पे नहीं ले रहे हैं। और एज अ डिस्क्लोजर टीवीएस और आइशर जैसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी बने हुए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आशीष जी को पसंद है और कोई स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से जिनको पसंद नहीं है। मीनवाइल निफ्टी पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। 72 अंकों से ज़्यादा की गिरावट 22,400 के नीचे आ गया है। 22,397 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन अनुज जी, एक सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि ऊपरी स्तरों पर क्या हमें 23,000 का स्तर देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद करें, या फिर जो गिरावट देखने को मिल रही है गहराकर 21,800 के स्तर कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल। बिग ट्रेंड क्या है? देखिए, बड़ा ट्रेंड तो डाउन है। ये मतलब मैं आप फिर एक बार चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैंने हमेशा एक चीज़ क्लियर की है, बड़ा ट्रेंड डाउन है। बड़े ट्रेंड डाउन में बीच बीच में आपको मौके मिल रहे हैं और आपको इन्वेस्टमेंट के मौके मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग का व्यू लेके चल रहे हैं तो बड़ा ट्रेंड डाउन है। बड़ा ट्रेंड कब पॉजिटिव होगा? बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव होगा अगर आप उस 20 डेमा के जोन के ऊपर निकल कर और उस 22,800 की दीवार उसके ऊपर निकल कर 3-4 दिन बंद होने लग जाएंगे, तो तब बड़ा ट्रेंड होगा। वहाँ तक अगर आप नहीं गए तो ये एक रिस्क हमेशा रहेगा कि आप उस 21,800 पे जा सकते हैं, क्योंकि शायद देखिए ये बेयर मार्केट थोड़ी सी अलग है। हमने जो पहले बेयर मार्केट्स देखी थी उनके मुकाबले थोड़ी सी लंबी चली है बेयर मार्केट इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। और अगर आप 2 बार का ट्रेंड देखें और हर 2 बार ऐसा लगा आपको कि ग्रीन शूट्स आए हैं, स्पेशली जब वो बजट के बाद वो जो कट आया था इनकम टैक्स का, तब तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू बना था कि अब यहाँ पर शायद मार्केट ने फाइनल वो एक बेस बना लिया और मार्केट अब चलने को तैयार है, क्योंकि मार्केट के पास एक ट्रिगर मिल गया है अब। तो सेम वे इस बार भी मार्केट के पास ट्रिगर मिला मार्केट को रैली करने का। लेकिन जो भी है इवेंचुअल प्राइस एक्शन सुप्रीम है। और अगर आप ये जो 22,314 जो 2-3 दिन पहले का लो था, अगर उसको तोड़ के उसके नीचे बंद हो गए तो 21,800 भी जाने का रिस्क रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो बड़ा ट्रेंड अभी भी डाउन का ही है। बड़े ट्रेंड में कोई वो चेंज नहीं हुआ। जो पोजिशनल शॉर्ट उनमें से कई लोगों ने अब तक कवर नहीं किया होगा, स्पेशली अगर आप बहुत पहले से शॉर्ट करके रखे हुए हैं तो। और अगर आपने 21,800 पर नहीं भी कवर किया, उन लोगों ने भी, कई लोगों ने अभी तक अपने पोजीशन रखी होंगी, वो 22,800 तक का उनका स्टॉप लॉस होगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस मार्केट में उस 22,300 के लेवल को प्रोटेक्ट करें और अपसाइड में एक बार के लिए वो 22,600, 22,700 फिर वो 22,800 को निकाले, वरना तब तक रिस्क हमेशा रहेगा। एक रिस्क और ये भी रहेगा कि वो जो FIIs ने भी कई बार किया है, हमें हमेशा लगता है कि चलिए अब थोड़ी सी शॉर्टिंग कम हो गई है, थोड़ी सेलिंग कम हो गई है, लेकिन वो भी वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा रिकवर हो जाए उसके बाद एक फ्रेश शॉर्ट करें। तो ये भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी तो हम डे लो पर हैं क्लियर। बिल्कुल डे लो पे, और बड़ा ट्रेंड अभी फिलहाल डाउन साइड का ही है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखिए दुनिया में छिड़े टैरिफ वॉर के। टैरिफ वॉर के बीच आज वाणिज्य मंत्रालय में अहम बैठक होगी और इसमें टैरिफ वॉर की चुनौतियों, चैलेंजेस से निपटने को लेकर रणनीति, स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। पूरी डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जी। बताइए आलोक जी, क्या है खबर? बिल्कुल, देखिए इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि जो वैश्विक चुनौतियों और जो यूएस के टैरिफ वॉर की वजह से जो भारत का एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, पिछले 3 महीनों से लगातार एक्सपोर्ट में गिरावट है, उससे कैसे निपटा जाए। क्या उसके लिए एक्सपोर्टर को कोई इंसेंटिव देने की जरूरत है? हालांकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है और इसमें अलग अलग स्कीमों के तहत कई सारे इंसेंटिव का, फाइनेंशियल इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, महीने भर का समय लग सकता है एक्सपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव देने में। तो जो आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में देश के जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं उनको बुलाया गया है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि आखिर किस तरह की उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह के इंसेंटिव चाहिए, यूएस टैरिफ वार की वजह से उनको कारोबार एक्सपोर्ट करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और दूसरे जगहों से एक्सपोर्ट में किस तरह से गिरावट हुई है। इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। और यह भी बताया जा रहा है कि बजट में भी कई सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव का ऐलान किया गया था। खासतौर से एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 2,250 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन भी किया गया था। इसके तहत किस तरह से एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया जा सकता है, इसके लिए भी अब इस बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर पूरी जो दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और उसके बीच में भारतीय एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, इन सारे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो टैरिफ वॉर के
जो परिणाम हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक रणनीति बनाने के लिए आलोक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल अब थोड़ा सा जो है ना बाजार सरकता हुआ नीचे, और जो वो जो 23-22-400 के पुट राइटर्स का जो थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन है वो कम होता हुआ 14 अंकों का डिफरेंशियल अब मेंटेन कर रहा है वर्सेस आई थिंक 22-400 से। अच्छा, इसमें आज थोड़ी सी बैकफुट पे किन किन स्टॉक्स की कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं एक बार लेके आइए आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सेकंड कंसेक्यूटिव डे प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन आज का बिहेवियर कल से थोड़ा नकारात्मक है। ये बैकफुट पे आता हुआ, ये रीटेस्ट करता हुआ अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को, और जाते जाते जिन स्टॉक्स में पेन है उसमें हीरो मोटर को आपका जिक्र मैं कर ही चुका हूँ। आप एक लेके आइए ऑटो सेगमेंट में एक्साइड, और एक्साइड में जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक्साइड आज नया अपना एक लो लगाता हुआ इस दौर का, यानी करीब 8 महीने का नया लो। कविता जी, एक्साइड फाइनली, कविता जी क्या ये प्रोसीड कर रहा है क्या 300 की तरफ, जो इसका अप्रैल 2024 का ब्रेकआउट पॉइंट था? या सो एक्साइड अपने सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर इमीडिएट सपोर्ट जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के पास आता हुआ दिख रहा है। 332 के लेवल पर है, और जब मैं इसे वीकली चार्ट पर देख रही हूँ तो इसका 200 वेमा जो है वो अराउंड 308 के लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट 332, नीचे मुझे लगता है 308 के प्राइस टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा, अंटिल काउंटर अपसाइड में 342 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक इसमें वीकनेस बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बाज़ार में लगातार कंसोलिडेशन का दौर कायम है। क्या बाज़ार के बेस बनाने के संकेत हैं या अभी और गिरावट बाकी है? ऐसे माहौल में किन शेयरों पर आप बेट लगाएं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली। बताइए, ये होली वाले दिन बड़ा सवाल कि ये लाल रंग आखिर पीछा कब छोड़ेगा? राजेश खन्ना को याद कर दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहूँगा कि जो फॉल मार्केट में हो रहा है, इंडियन मार्केट में जो हो रहा है, इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स का, जो वैल्यूएशन की बात हम लोग कर रहे थे, अभी कोई बात नहीं कर रहा है, तो इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स के कारण जो फॉल होना था मेरे ध्यान से हो चुका है। लेकिन अभी जो है वो पेसिमिज्म जिसे कहते हैं इज एट इज हाईएस्ट। 6-8 महीने पहले सब लोग को सब कुछ खरीदना था, जो भी भाव में था सबको खरीदना था, नेगेटिव्स इग्नोर कर रहे थे। आज सारे पॉजिटिव्स इग्नोर हो रहे हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग फिर से शुरू हुई है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रहा है, डॉलर इंडेक्स जो 109.5 के आसपास था अभी 103 के आसपास है, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो ऊपर थे अभी वो भी नीचे आए हैं, ऑयल जो $70 के आसपास है शायद $60 भी हो जाए, $80 होने के चांसेस कम है, ये सब लोग जानते हैं, बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। बैंकिंग रेगुलेटर हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एकोमोडेटिव, लिक्विडिटी मेजर्स आ रहे हैं। सेबी के जो चीफ है उसकी भी जो शुरुआत की जो लैंग्वेज है इज़ क्वाइट गुड, क्वाइट पॉजिटिव। ये सारे फैक्टर्स नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। द पॉइंट जैसे मैंने कहा कि 20 इन्वेस्टर्स को आप मिलो, कोई भी अच्छे इन्वेस्टर्स को मिलो, उनको बोलो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आपको सुनेंगे, कोई खरीदेगा नहीं, सब लोग राह देखेंगे, थोड़ा और घटेगा, बाद में देखते हैं। मेहरबून ईरानी बोल रहा है तो क्या हुआ, मार्केट की हालत देखो। 20 इन्वेस्टर्स को बोलो कि ये स्टॉक अभी भी गिर सकता है, सारे कि 20 इन्वेस्टर जाके माल बेचेंगे। तो दिस इज बेसिकली द मूड इन द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टैक्स कंसिडरेशन के कारण जो सेलिंग हो रही है और सामने कोई बाइंग नहीं हो रहा है, ये इम्पैक्ट हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। सो इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स पीछे चल गए हैं। सामने है टैरिफ के कॉफ जो हो रहा है 2 अप्रैल को, एक बिग फियर फैक्टर अभी के लिए है। और आज के तारीख से और अप्रैल 1 तारीख तक अगर कुछ डेवलपमेंट्स ज़्यादा नहीं होते, आई प्रॉमिस यू अनुज जी की एंजाइटी विल बी एट its पीक। यूएस प्रेसिडेंट जो सबके सामने बोल तो नहीं सकते कि यूएस की बैलेंस शीट की हालत खराब है, ही कैन नॉट से दैट बिकॉज इट लीड टू अ मास एक्सोडस ऑफ मनी। वो सारे डिस्ट्रैक्शन मेजर्स एम्प्लॉय कर रहा है, वो सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स एम्प्लॉय कर रहा है। आज यूएस की मार्केट कैप इज $45 ट्रिलियन, उसमें से $11 ट्रिलियन हैज गॉन अप इन 2024। 50% of the world market cap is US. It's the most overowned, most expensive market in the world. और ये जो US president की जो language है आज की, it is a clear indicator that the stock market investors in the US are going to bear the brunt.
ओपनली एडमिट नहीं कर सकता है, बट ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, ट्राइंग टू कूल डाउन बॉन्ड यील्ड्स सो दैट रीफाइनेंसिंग में हेल्प हो, ट्राइंग टू कीप ऑयल प्राइसेस डाउन. सो ऑल दिस आर मेजर्स व्हिच ही हैज टू टेक. बीइंग द यूएस प्रेसिडेंट, सामने तो नहीं बोल सकता है कि यूएस की हालत खराब है. Now this things ultimately is going to push out FIIs who have gone and parked themselves more in US, coming out of India and other emerging markets जो पैसे US में है, वो US से markets से निकलने की शुरुआत हो चुकी है, and that's going into Eurozone. According to me, a day will come when that market will also come into emerging markets like China and India. So according to me, I'm quite positive. But in the interim period, अगले 15, 20, 30, 40, 50, 60 दिन में और कितना मार्केट गिर सकता है, आई डोंट थिंक आई एम अ सूटसेयर, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट आई थिंक 10% ऑफ द मार्केट हैज बॉटम्ड आउट. दिस इज द मार्केट जहां पे बॉटम फिशिंग मैं नहीं कहूंगा, बट सिलेक्टिव स्टॉक बाइंग पीपल शुड डू. प्रॉब्लम ऐसा होता है, और ये मेरा खास अनुभव से कहता हूं, कि when people are losing 20-30% from their peak levels, 40% from their peak levels, कहना आसान है कि सिलेक्टिव बाइंग कीजिए, but nobody wants to buy because I don't want to see a further 10% fall. जैम, अच्छी बात बोली आपने. थोड़ा सा देखिए विश्व मार्केट, आपने पैसा कहाँ जा रहा है, यूएस मार्केट की स्थिति, इंडियन मार्केट्स में कब तक आ सकता है, इसके बारे में टिप्पणी करी मेहरबून जी. पहले तो मेरी तरफ से भी आपको ये होली की शुभकामनाएं. सबसे पहले एक चीज़ आपने जो अपने शुरुआती रिमार्क्स में कही कि गवर्नमेंट स्पेंड बढ़ रहा है, जिसके अब हाँ वो डिजिट्स में विजिबल है, वो नंबर्स में विजिबल है. आप मैं कोई भी बॉटम को पकड़ नहीं सकता, और अगर ये प्राइस थोड़ा सा कंसिडर करने लायक है, तो आप सबसे पहले इस श्रृंखला में जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत एडिशन करना है, किस चीज़ को सबसे ऊपर रखेंगे? फॉर इंस्टेंस, क्योंकि आपने गवर्नमेंट स्पेंड का जिक्र किया, मैं बात करता हूँ कैपिटल गुड्स की. जो प्राइस डैमेज हुआ है यहाँ पे सिग्निफिकेंट हुआ है, 20-25% प्राइस हो गया है. कैपिटल गुड्स को आप कहाँ रखेंगे? आई वुड से टॉप 5 बैट्स. आई थिंक अगर आप मुझे पूछे सेक्टर वाइज, तो मैं कहूँगा मैंने जो कहा भी, इट इज स्टॉक स्पेसिफिक मोर देन सेक्टर स्पेसिफिक. और कौन से सेक्टर्स को कितना हिट होगा, कौन से कंपनीज को कितना हिट होगा टैरिफ के कारण, कहना मुश्किल है. ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी से आज की तारीख में आई विल कीप अवे. लेकिन अगर आप मुझे सेक्टर्स के बारे में पूछो, तो आई थिंक कैपिटल गुड्स, खास करके जो ब्लोन आउट स्टॉक्स है, जो पीट गए हैं, जो 30, 40, 50%, 60% ऊपर से नीचे आए हैं, good quality companies, I think they are providing a buying opportunity. Sectors में मेरा फेवरेट सेक्टर हमेशा की तरह रहेगा एक्वाकल्चर और होटल्स. कैपिटल गुड्स, बीटन डाउन स्टॉक्स, उदाहरण जैसे मैं दो कहूँगा, विद फुल डिस्क्लोजर आई एम होल्डिंग देम. किर्लोस्कर ऑयल इंजन है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक है. ये कहना ईजी है मेरे तरफ से. मैं कहूँगा कि पीपल विल मेक मनी ऑन दिस, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, बट एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, टेम डाउन योर एक्सपेक्टेशंस. ये बुल मार्केट की जो मूड है, वो जरा भी मूड अभी नहीं है. तो इफ यू आर सेइंग द स्टॉक्स आर गुड, दे विल गो अप, बट पैकिंग ऑर्डर देखिए. एक साइड पे सीमेंस देखिए, एक साइड पे एबीबी देखिए, एक साइड पे क्यूमेंस देखिए. व्हेन दे हैव कम डाउन वेरी शार्पली, दिस स्टॉक्स आल्सो हैव कम डाउन शार्पली. और मैं किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर इंजन्स को किर्लोस्कर न्यूमेटिक को पसंद करता हूँ, बट दे विल गो अप. बट द अदर्स आल्सो हैव फॉलन. और मार्केट एक चीज में बहुत मांगती है, पैकिंग ऑर्डर. मैं इसको ये वैल्यूएशन देता हूँ, तो इसको ये वैल्यूएशन थोड़ा नीचे ही रखूंगा. सो दैट इज द प्रॉब्लम द मार्केट इज फेसिंग, एंड दैट इज द प्रॉब्लम दिस सेक्टर कैपिटल गुड्स इज फेसिंग. बिसाइड्स दैट, मैं एनबीएफसीज में सिलेक्टिव बाइंग पसंद करूंगा, और नॉन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सीडीएसएल है, कैम्स है, इक्रा है, दोज टाइप ऑफ स्टॉक्स हैव कम डाउन शार्पली. I personally believe over the next 6-9 months, markets will find its own feet, and these stocks possibly will be much higher than where they are today. Apart from that, pesticides and chemicals also selectively. So ये sectors को मैं पसंद करूँगा, but even otherwise I would say, since you're asking me this question, capital goods would be in my top 5. But on the whole, this is the time for investors to realize कि आप जो भी कैश पे बैठे हो, जहाँ पे भी आपने लॉस बुक किया है, कैश पे बैठे हो, learn to be very choosy and buy into the market knowing that there could be another 10% downside, but ultimately I will make 20-30% return, and that is the only way you'll be able to recoup the losses which you have suffered over the last 6, 7, 8 months. जी रानी जी, गुड आफ्टरनून. श्रेया बात कर रही हूँ. होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको. और आपने कैपिटल गुड्स, एक्वाकल्चर, होटल्स और एनबीएफसीज बताई, ये सेक्टर्स आपको पसंद है. लेकिन सवाल आईटी सेक्टर को लेकर, जिस तरीके से ये अपने 52 वीक हाई से 21% तक करेक्ट हो चुका है आईटी सेक्टर, कंसिस्टेंटली इसमें पेन हमें नज़र आ रहा है. चाहे करेंसी फ्लक्चुएशंस की बात कर लें, रिसेशन का जो खतरा अमेरिका पर मंडराता नज़र आ रहा है. इनफैक्ट
ट्रंप टैरिफ वॉर की भी आपने जिक्र की। तो निफ्टी आईटी में जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, ये लाल रंग एक रेड फ्लैग है या फिर अभी सही मौका है, जिनके पास नहीं है वो एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा कि जब से मार्केट गिरने लगी है फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स, आई थिंक आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था, तो एक कूलिंग डाउन होना आवश्यकता हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो एक्सपेक्टेशंस थे कि ट्रंप आएगा, ये होगा, वो होगा, नाउ समवेयर ओपन एडमिशन हो रहा है, एकदम ओपन तो नहीं हो रहा है कि समवेयर यूएस की बैलेंस शीट ओवरस्ट्रेच्ड है, थिंग्स हैव टू बी वर्कड आउट। इक्विटी इन्वेस्टर्स जब भी ये सब होता है, बैलेंस शीट कंसोलिडेशन अपना कंट्री करता है, जो भी कंट्री हो, तो राइट नाउ यूएस इज ओवरओन्ड एंड यूएस इज वर्किंग ऑन अ बैलेंस शीट कंसोलिडेशन, तो हमेशा इसमें इक्विटी इन्वेस्टर साइड में हो जाता है। So equity investors will bear the brunt. According to me, US markets have room to fall much more. और जब भी ये होता है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि स्पेंडिंग पे थोड़ा सा डाउट आने लगता है, एंड व्हेन द स्पेंडिंग इज गोइंग टू गेट कर्व्ड, IT sector in countries like India tend to suffer. Now, because ultimately you need people to spend money, and if that is going to be in check for some time, it is distinctly possible that they may shed some further ground. But on the whole, I believe the story of IT is good. Some companies will do well. लेकिन अभी के लिए I won't press the button and say कि just go and buy into it. So ये जो रिएक्शन आया, लगता है बहुत जल्दी से फॉल आया है, but IT sector had relatively outperformed. So the fall also seems to be a little bit faster as compared to other sectors. So IT sector has fallen maybe around 15, 16, 17%. Banks have fallen 5, 6, 7%. It doesn't mean that IT sector has fallen more. In the last 6 months, if you see, ज़्यादा करके बैलेंसिंग अभी के लिए हो गया है. So is IT sector good? Answer is yes, but not in a hurry to recommend it. Okay. मेहरबान जी, इंडसइंड बैंक में क्या करें अब? बहुत लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं येस बैंक के साथ, क्या वो फेयर है या फिर एक अच्छा मौका है बाय करने का? I think I have been off IndusInd Bank for the last 6 years, Anuj. I think once upon a time I liked it during Ramesh Sopli's time, but में वहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था in which they came out quite well. लेकिन पिछले 3-4 साल से I have completely stayed away from it. I don't have any holdings. I have never advised, never asked anybody to buy IndusInd Bank. लेकिन ये जो हुआ है, I think कहना कि जो बड़ा इंसिडेंट है, that's not the only thing. It's a major lapse according to me. And I would say just keep it off the screen. 1200, 1400, 1200, 1100 वाला 650 हो गया या 600 हो गया, 750 हो गया, आई थिंक डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय द प्राइस, बिकॉज एक बड़ा स्कार हो जाता है और ये स्कार को निकलना आई थिंक विल टेक इट्स ओन टाइम. इट्स अ वेरी बिग हिट ऑन द पब्लिक इमेज ऑफ नॉट ओनली द बैंक, द CEO, द मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व. तो शेयर होल्डर्स कैन टेक हिज ओन चांस. 650 का 750 हो गया, वाह 50% मिल गया, 20% मिल गया, ये कहना ठीक है ये सब मार्केट में, बट देन व्हेन यू आर स्लीपिंग इन द नाइट यू वेरी विल नो समथिंग एल्स गॉड फॉरबिड कैन क्रॉप अप. कंटेजियन इफेक्ट इसका होगा, आई डोंट थिंक सो ओवरऑल, बट एज अ स्टॉक आई थिंक आई वुड सर्टनली कीप इट अवे फ्रॉम माई रडार कंप्लीटली. लेट एनीथिंग हैपन टू द स्टॉक. द प्रोमोटर में कम एंड से मैं और पंप करूंगा, द CEO में कम एंड गिव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट राइट नाउ इट्स नॉट अ डेंट, इट्स अ कंप्लीट स्कार. जो निकलना इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी. अच्छा मेहरबान जी, एक चीज़ पूछूं आपसे मैं यहाँ पे, आई मीन जैसे कि हम बात भी करते थे कि हम बॉटम कभी नहीं पकड़ सकते, बट 22,000 के आसपास थोड़ी सी FIs की सेलिंग काफ़ी कम हुई है. बाजार में आपको रोज़ कुछ नेट कैश दिखाई देगा 50, 60, 100, 200 करोड़ रुपए का. इंडेक्स शॉर्टिंग इज़ नाउ स्टेबल. ये 22,000 से लेकर 22,700 तक का जो सफ़र निफ्टी ने में बहुत छोटे से अंतराल में तय किया, मतलब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में, कमोडिटीज़ ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल निभाया इसमें. क्रूड का रिट्रेसमेंट, केमिकल्स का स्विंग और मोर स्पेशली मेटल्स का स्विंग, कंसिडरिंग आई थिंक चाइना फैक्टर. आपको कमोडिटीज़ में और किसी स्पेस में कमोडिटी के कोई इंटरेस्ट है इस वक्त? मैं कहूँगा कि मेरा, अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 months आई थिंक द डॉलर इंडेक्स इज गोइंग टू क्रैक बिग वी. और ये मेरा पर्सनल मानना भी था कि डॉलर इंडेक्स विल कम डाउन. तो 109 के आसपास से 103 के आसपास आता है तो यू विल ऑलवेज सी अ बाउंस कमिंग इन कमोडिटीज़.
Now commodities का दो चीज़ होता है, one is the dollar index which controls everything and second is the demand factor. तो global demand में कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, बट डॉलर इंडेक्स नीचे आने से कमोडिटीज़ हैव फाउंड देयर ओन लेग्स, तो थोड़े से बड़े मेटल के स्टॉक्स खास करके मैं कहता हूँ तो। बट दूसरा चीज़ है सामने कि अगर लग रहा है, जो मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी कहा कि आई अल्टीमेटली सी मनी गोइंग आउट ऑफ द यूएस, जो एक्स्ट्रा मनी गया है खास करके वो द लास्ट 6-8 months फ्रॉम ऑल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया और जाके यूएस में बैठा है. If China rebounds a little bit and India ultimately with macros improving, micros improve after 1-2 quarters, somewhere FIs will come back to India and to other emerging markets also. But आज के तारीख में भी जो क्रिप्टो में जो हो रहा है और गोल्ड हायर लेवल पर मॉडरेट हो रहा है, इंडिकेशन है कि थोड़े से पैसे यूएस से निकल रहे हैं. इसके बीच में अगर डॉलर इंडेक्स और क्रैक होता है तो फॉर ऑल यू नो यू विल बी 10-20-30% हायर ऑल्सो इन सम ऑफ दिस मेटल स्टॉक्स. सो फंडामेंटली इसे रिकमेंड करना उचित नहीं होगा, भले वो टाटा स्टील हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या हिंदाल्को हो या वेदांता हो. आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ डाउन साइड एंड द डॉलर इंडेक्स अगर क्रैक होता है जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, एंड आई कुड गो रॉन्ग, बट इफ द डॉलर इंडेक्स क्रैक्स, मेटल स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी 2-3 quarters लेटर विल बी मच हायर देन वेयर दे आर टुडे. ये मेरा पर्सनल मानना है. ठीक है, ये मेटल सेक्टर पे आपकी राय. लेकिन ईरानी जी, जब सवाल जवाब हो रहा था तो आपने कहा कि आपको चुनिंदा NBFCs पसंद हैं. वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है और आपके रडार पर हैं? वेरी सेफ खेलना पड़ेगा ये सेक्टर में. मेरा इंडिया फैक्टर में, जैसे मैंने कहा कि इंडिया फैक्टर सारे डिस्काउंटेड है, एक फैक्टर से मेरे को अभी भी डर लग रहा है, वो अनसिक्योर्ड लोन्स. काफ़ी अनसिक्योर्ड लोन्स लूजली सिस्टम में है, जो पैसे, काफ़ी सारे पैसे वी ऑल नो केम इनटू द स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट नीचे आने से पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीपे सम ऑफ दिस लोन्स. सो आई एम नॉट सेइंग NBFCs इन जनरल. मैंने अनुज जी से भी कहा था कि NBFCs सिलेक्टिवली. अब सिलेक्टिवली में अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट नेम इन NBFCs इज चोलामंडलम एंड सुंदरम. आर दे चीप स्टॉक्स? मे बी नॉट, बट दे आर गुड क्वालिटी स्टॉक्स. दे विल नॉट फॉल्टर, बट यहाँ से ज़्यादा पैसा भी ज़्यादा देगा नहीं अपसाइड में. सो गोइंग फॉर कंपनीज लाइक PFC, गोइंग फॉर कंपनीज लाइक REC, सारे पैरामीटर्स से देखिए, you will find the stocks relatively very safe at this present level. On the other hand, going for non-lending companies, जैसे मैंने कहा CDSL, CAMS, ICRA, those type of companies which have come down, शायद बढ़ेंगे नहीं immediately, but at this level there's nothing much to lose, and if and when the market rebounds, the stocks will go up first. तो NBFCs में मैंने जैसे कहा चोलामंडलम, सुंदरम are the best names, but I will also go with financing companies like PFC and REC in this present market scenario, rather than going for the smaller NBFCs, जहाँ पे risk factor is definitely there because of the unsecured lending part. मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और एक बार फिर से CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको होली की शुभकामनाएं. जी, एन्जॉय योर एक्सटेंडेड वीकेंड एज वेल सर. अब आते हैं निफ्टी के क्लोज पर. निफ्टी अनुज मतलब डे लो पर, और आप कह सकते हैं कि वो ऑप्शन राइटर्स का जो लोअर एज है, सुबह हायर एज, जाते जाते लोअर एज. अब 3 दिन में होली भी है, और थोड़ा सा होली के बाद का हमें सुस्ताना भी पड़ेगा, तो क्या करें, कुछ ले जाएं या छोड़ दें? बिल्कुल. 22,365 से 22,556 की रेंज की बात हुई थी. 22,370, 22,558 निफ्टी रहा. देखिए वीरू, ऐश करिए, होली खेलिए, और मार्केट तो अगले हफ्ते आके हमको काम करना ही है उसमें. तो होली खेलिए, ऐश करिए, और कुछ मत सोचिए अगले 3 दिन के लिए. कोई पोजीशन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे आज की क्लोजिंग काफ़ी ख़राब है. आज की क्लोजिंग काफ़ी ख़राब है. आप ये कह सकते हैं कि आपने लोअर एंड को डिफेंड किया, लेकिन फिर भी फैक्ट ये है कि जिस तरीके से मिड कैप गिरे, खासतौर से टुवर्ड्स द एंड, वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, क्योंकि वापस वहाँ पर पिटाई शुरू हुई है, और काफ़ी स्टॉक्स हैं. आप देखिए जोमेटो, देखिए 200 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है. विशाल मेगा मार्ट ने आज 100 ब्रेक कर दिया. संवर्धन मदरसन में वापस एक गिरावट शुरू हो गई. टाटा मोटर्स, हालांकि ये मिड कैप नहीं है, लेकिन मैं इसको इस रेफरेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है, इसके लिए यहाँ पर पिटाई हुई है काफ़ी. आप स्टॉक देखिए वोडाफोन आइडिया का, IRB इंफ्रा का, IDFC फर्स्ट बैंक का, जी एंटरटेनमेंट का 100 के नीचे आया वापस. तो ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज पिटाई शुरू हुई है, तो अच्छा साइन तो नहीं है. खैर, लेकिन जैसा मैंने कहा, अब मंडे को ही आप ट्रेड लीजिएगा. 3 दिन का वीकेंड है, उसमें शायद चाहें तो थोड़ा सा कुछ मार्केट से भी अपना मन भटकाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. अब आप एक काम करते हैं,
BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कविता जी आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए। तो अनुज जी VBL मुझे लगता है ये काउंटर लेकर जाया जा सकता है, 486 के लेवल पर है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, अपसाइड टारगेट फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 500-505 के लिए आप इसे लेकर जाए। ओके, वरुण बेवरेजेस 486 पे कविता जी का कॉल। शिल्पा जी आप क्या पिक करेंगे? जी मेरा एसटीबीटी रहेगा अंबुजा सीमेंट में। अंबुजा सीमेंट मुझे लगता है थोड़ा वीक है, यहाँ पे 460 के लेवल्स आ सकते हैं, तो 495 के स्टॉप लॉस से 460 लेवल्स के लिए अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अंबुजा सीमेंट यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड आती हुई शिल्पा जी की तरफ से। गाबा जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं BTST STBT? कुछ नहीं श्रेया, 3 दिन की छुट्टी है, जो भी लेंगे मंडे के पहले बेच नहीं सकेंगे और थीटा डिके के लिए ऑप्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। बेस्ट इज नॉट टू टेक एनी ट्रेड, गो एंड एंजॉय योर 3 days, योर फर्स्ट हॉलीडे इन बॉम्बे, एंजॉय, नो ट्रेड। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने कहा था कि होली के बाद सुस्ताएंगे, गाबा जी अभी से सुस्ता रहे हैं, ट्रेड देने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। मानस जी आप बताइए BTST STBT क्या पिक करेंगे? देखिए एसटीबीटी रहेगा और लोधा में बिकवाली करने की राय रहेगी। लोधा में लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1076 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1015 के टारगेट सेट करने हैं। एसटीबीटी अमित जी आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी एसटीबीटी रहेगा। रैम्को सीमेंट्स काफी वीक है, इसने 820 का एक जोन भी ब्रेक किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे नेगेटिव और प्रेशर है। लगभग फ्यूचर्स में 801 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 812 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 780 के। ठीक है, रैम्को सीमेंट्स ये STBT ट्रेड अमित जी की तरफ से आते हुई। सोमिल जी आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं मंडे के लिहाज से, STBT या BTST? BTST मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ऑलरेडी मोमेंटम अच्छा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ। टारगेट रहेगा 290 का और स्टॉप लॉस 274। ठीक है, BL में आज अच्छी तेजी शुरुआत से ही ये ट्रेड आती हुई सोमल जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते बाजार के लिए क्या हो सकते हैं अहम ट्रिगर्स, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई हैं। बताइए मिताली, कौन से अहम ट्रिगर्स हैं? तो कल सबसे पहले बात करते हैं तो कल इंडिया का जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डेटा है वो रिलीज होता नजर आएगा। साथ ही बैंक लोन्स और डिपॉजिट ग्रोथ की डेटा भी कल ही रिलीज होने वाला है। इसके अलावा यूके का जो जीडीपी का डेटा है, प्रोडक्शन का डेटा, वो भी 14 मार्च को रिलीज होने वाला है। नेक्स्ट वीक की अगर बात करूँ तो 17 मार्च को इंडिया का WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा रिलीज होने वाला है। साथ ही यूएस के रिटेल सेल्स के आंकड़े भी आपको सामने नजर आएंगे। इसके अलावा NMDC और IRFC की इंटरिम डिविडेंड को डिस्कस करने के लिए मीटिंग है और IREDA अपने फंड रेजिंग प्लान के लिए डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बोर्ड मीटिंग भी 17 मार्च को रखने वाला है। 18 मार्च को कैस्ट्रॉल इंडिया की रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की, यहाँ पे 9.5 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। साथ ही CG पावर की इंटरिम डिविडेंड को डिस्कस करने के लिए बोर्ड मीटिंग भी 18 मार्च को ही है। 19 मार्च को NHPC की बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग के लिए। FY 24-25 के जो बोरिंग प्लान है उसके एनहांसमेंट को कंसिडर करने के लिए बोर्ड मीटिंग करने वाला है। 19 को इंडियन ओवरसीज बैंक की भी फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीटिंग है। साथ ही 21 मार्च को IRFC की रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की, डिविडेंड डिक्लेयर अभी मंडे को होने वाला है। साथ ही 21 मार्च को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा भी हमें सामने आता हुआ नजर आएगा। ओके मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स वो स्क्रीन पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी होली मिताली आपको भी। और अब एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं स्टैट्स। मतलब आज के सेशन को अगर आप बाइसेक्ट करें 4 भागों में, लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्टिंग, उसके आधार पर अगर आप बाइसेक्ट। वीरो सॉरी थोड़ा सा आपके माइक में इशू आ रहा है, एक बार इसको हम ज़रा सॉर्ट आउट करके वापस आते हैं आपके पास। तब तक काम क्यों ना करें, वो होली वाला पैकेज तैयार है क्या? चलिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो किया है हमने होली पर। मार्केट से कोई लेना देना नहीं, पहले बता देता हूँ, ये हमारी सी एक महफिल है। ज़रा इसका एक चंक प्ले करते हैं, पूरा शो आपको इवनिंग में देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा रंग लगा दे रे के ब्रिज में मैं खो जाऊं, मुझे ऐसा रंग लगा दे रे के ब्रिज में मैं खो जाऊं। इस होली में शाम पिया के, इस होली में शाम पिया के, इस होली में शाम पिया के रंग में मैं रंग जाऊं। मुझे ऐसा, मुझे ऐसा
क्या बात है। मुझे ऐसा रंग लगा दे रे के ब्रिज में मैं खो जाऊं, प्रीत का रंग लगा दे ऐसा जीवन भर ना छूटे, ब्रिज भूमि से रिश्ता मेरा जन्म जन्म ना टूटे, रंग दे चुनरिया शाम नाम की, रंग दे चुनरिया शाम नाम की, रंग दे चुनरिया शाम नाम की, इसको मैं लहराऊं, मुझे ऐसा रंग लगा दे रे कि ब्रिज में मैं खो जाऊं, मुझे ऐसा रंग लगा दे रे कि ब्रिज में मैं खो जाऊं। बहुत बढ़िया। और इन्होंने शुरुआत भी ब्रिज की होली से की है, ब्रिज की होली। ओके, ब्रिज की होली, जी हाँ बिल्कुल। तो ये पूरा शो आप देखिएगा शाम को, बहुत मेहनत की हमारी टीम ने इस पर। चलिए लेकिन काम करते हैं, थोड़ा वीरू के माइक में दिक्कत आ रही है, उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, ज़रा मार्केट का पंचनामा का टीज़र कर लेते हैं एक बार। और होली वाले दिन श्रेया बताइए कुछ सवाल जो आज आए हैं। बिल्कुल सवाल आए हैं और होली के विशेष भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल डिक्सन पे पिक किया है मैंने। देखिए 1.5% की तेज़ी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली थी। एक रैली, फिर पिटा, फिर थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या करना चाहिए, जिनके पास है वो क्या करें? टफ सवाल है डिक्सन पे, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, ये ऐसा स्टॉक है जो जब आपको लगता है ना कि बस अब इसका टॉप हो गया, वहाँ से फिर ये फिर रैली दिखाता है। लेकिन इस बार इसमें करेक्शन थोड़ी सी बड़ी हुई है, इस बार इसमें करेक्शन स्टीप हुई है। आई थिंक आप देखिए 3 महीने में 1/4%, और आई थिंक अपने हाई से, हाँ अपना ऑलमोस्ट उतना पिछले 3 महीने में ही हुई है करेक्शन बेसिकली। आई थिंक अभी अवॉइड करें श्रेया, बिकॉज अभी मार्केट में ना वो टाइम नहीं आया जिसमें आप महंगे स्टॉक्स खरीदें। आई थिंक ये अगेन पार्ट ऑफ दैट मोमेंटम फंड्स और मोमेंटम स्टॉक्स, ये उसका हिस्सा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा आप अभी अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। कुछ और ढूंढे तो उसमें शायद थोड़ी सी बेहतरी रहेगी। तो सवाल तो ये है कि डिक्सन टेक या फिर कमिंस, शॉर्ट टर्म के लिहाज से कौन सा स्टॉक होगा रोहित श्रीवास्तव जी? ये तो चॉक एंड चीज़ हो गया। ये तो हो गया कि आप को रोनाल्डो पसंद है या विराट कोहली, मतलब स्पोर्ट्स ही अलग अलग हो गए, है ना। तो खैर कमिंस कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रीड है। वैसे कमिंस में मोमेंटम है और कमिंस एक अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है। आई थिंक बिटवीन द टू कमिंस राइट नाउ शॉर्ट टर्म के हिसाब से आई थिंक बेटर दिख रहा है। चलिए वीरू तैयार हैं क्या मार्केट ब्रेक लेकर? ओके, लगता है कुछ। ठीक है, तो एक और सवाल लेते हैं पंचनामे में, क्योंकि उस वक्त तो हम थोड़ा ले नहीं पाते। बीएल सुबह से डिस्कशन भी कर रहे हैं, ये टॉप गेनर्स में शामिल आज के सत्र में। ऑर्डर बुक मजबूत, क्या लग रहा है ये जो रैली आज देखने को मिली सस्टेनेबल होगी? करना क्या चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है बीएल? देखिए बीएल आज का पैटर्न जो है ना वो आपको बता रहा है कि थोड़ा सा आपको इसमें वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर के बाद भी स्टॉक चलने को तैयार नहीं है। मतलब 1% को आप चलना नहीं कहेंगे, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसको अभी अवॉइड करें, थोड़ा सा डिफेंस स्टॉक्स में तो बेटर रहेगा। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं और आज की मार्केट बेट जानते हैं। वीरू। शुक्रिया अनुज, मेरा माइक थोड़ा परेशान कर रहा था, होली के मूड में है ये भी, तो मैं एक काम करता हूँ, अब चलता हूँ ब्रेथ की तरफ। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे बाइसेक्ट करते हैं इसको थोड़ा सा, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग और शॉर्टिंग, और आपको नज़र आएगा कि डेफिनेटली प्रेशर था, आईटी का प्रेशर था, और बहुत सारे स्पेस थे जो आज बैकफुट पे थे। लॉन्ग मात्र 45, 6 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 142 अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप देखें 60% मार्केट, 70% मार्केट डेरिवेटिव्स का वीक था, और एवेन्यू सुपरमार्ट में पुल बैक कंटिन्यू कर रहा था। सोलार इंडस्ट्रीज, कैम्स, अदानी ग्रीन, ऑल इंडिया, तो आपको देख के नज़र आएगा कम्प्लीटली कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो आके डोमिनेट कर रहा हो। नो, नॉट एग्जैक्टली। 6 में शॉर्ट कवरिंग थी, वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। इसमें सबसे ऊपर रहा शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स, लिखे आइए स्क्रीन पे जरा प्लीज़। उसमें मनापुरम फाइनेंस, आई मीन नो डाउट जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई पे, तो एक स्विंग प्रोवाइड करते हुए बाकी पूरा का पूरा कैपिटल गुड स्पेस आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा था। हालांकि आपकी स्क्रीन पे सिर्फ कमेंट्स है, बाकी एस पे है मैंने फाइनेंशियल्स, बजर पेंट्स में शॉर्ट कवरिंग थी। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्टिंग की। आइए देखते हैं पेन कहाँ पर था। इसमें सबसे ऊपर था पीवी इन्फोटेक, भारत फौज, सोना, बीएलडब्ल्यू और क्रॉम्पटन और वोल्टास ने डिसअपॉइंट किया आज, क्योंकि कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, कल 50 DMA के ऊपर क्लोज हुआ था, लेकिन आज कंप्लीटली अगर आप देखें तो आज ये बेयर ग्रिप में आया। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज़, बीएससी कल के स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बाद आज फिर सिंक हुआ। टोरेंट पावर, जेके सीमेंट, हिंडाल्को। मेटल्स आज अगर आप देखें, एक बार मैं स्क्रीन पर रखता हूँ और एक बार निफ्टी मेटल रखिएगा। हमने जब भी पिछले 10 दिन में अपसाइड तय किया है उसमें मेटल्स का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, पर आज एक चीज़ थोड़ी गलत हो रही है,
और जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं क्लोजिंग पे, दैट मेटल्स आर सिंकिंग एंड निफ्टी मेटल इंडेक्स जो कि कल, परसों और उससे पहले तक 200 EMA को रीगेन करके एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल मेंटेन करा था ना, आज ये प्राइस एट 8778, सबसे बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग जिस स्पेस में हुई है वो है मेटल्स। और इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और अगर थोड़ी देर में क्लासीफाई कर दूंगा, बट निफ्टी मेटल इज़ एट डे लो एंड इज़ एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार मेटल्स को देखता हूँ यहाँ पे, हाँ यस ये खुल गया। हिंडाल्को टॉप शॉर्ट बिल्डअप 2%, नाल्को, उसके बाद NMDC, जिंदल स्टील, JSW स्टील, वेदांता, इन सब में टॉप शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और सेल और कोल इंडिया में, मेटल्स में कोल को भी यहाँ पे शामिल करते हैं, बाकी सेल और कोल इंडिया में दोनों में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। और एक मात्र टाटा स्टील जो अपने साथ लॉन्ग कैरी कर रहा है। मानस, बहुत संक्षेप में, क्या ये हिंडाल्को में इस मूव के बाद थोड़े से अपने लॉन्ग्स को काटना चाहिए क्या? अच्छा, इसी पर आपकी राय बहुत संक्षेप में अमित। जी, टाटा स्टील कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग रहा है वीरेंद्र जी। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है स्लोली एंड स्टेडीली 155 160 की तरफ ये जा रहा है। स्टॉप लॉस 145 का यहाँ पे लगा के रखेंगे। ओके, चलिए करीब 4 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में। अरे वीरू, कोई होली से रिलेटेड कुछ कविता, कुछ 4 लाइनें कुछ तैयार की क्या आपने? नहीं अनुज, माफ़ी चाहूँगा, मैं इतना मशरूफ था 3 दिन में कि पूछिए मत, दिमाग ही नहीं चल रहा था, यकीन मानिए। सुबह भी भागा दौड़ा, आज मैं आया, बस क्या करें, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ठीक है। वैसे खैर होली के विजुअल्स और देखिए क्या शानदार तैयारियां हो रही हैं हर जगह होली की। अच्छा, वो फ्रैंकली बोलूँ ना, मुंबई में भी खैर काफ़ी शानदार होली खेली जाती है, और ख़ासतौर से हाउसिंग सोसाइटीज़ में आई थिंक रेन डांस वगैरह सब कुछ होता है। तो एक तैयारी हो रही है हमारी तरफ से भी होली की। और गुंजिया शायद आपके यहाँ होती है गुंजिया? जी बिल्कुल होती है सर, हमारे यहाँ मालपुआ भी होती है, आपको पता होगा शायद। पुआ, उसको तीखी सब्जी के साथ खाया जाता है। ओके, घर की याद आ गई। दम आलू के साथ, हाँ बिल्कुल, वीरेंद्र जी रिलेट कर सकते हैं मुझसे। मेरा दम आलू और मालपुआ, हाँ, दम आलू और मालपुआ मतलब तीखी सब्जी, शायद कह रहे हैं ना, तीखी सब्जी है, तो वो तीखी होती है और मीठा पुआ, तो मज़े आते हैं। बस ये होता है कि एक पुए में 1 पाव तेल होता है, बस ये है बस। अग्री, +1 एक पुए में 1 पाव तेल होता है, बस खा सके तो खा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोजिंग का हैंडओवर अनुज को देते हैं। इस क्लोजिंग का अनुज, 22,397 और 48,000, बिल्कुल लोअर एज पे निफ्टी बैंक। ख़राब है क्लोजिंग, ख़राब है मार्केट की वीरू, इसमें खैर कोई डाउट नहीं है। और चलिए अब वॉल पर चलते हैं। 22,400 पर बंद हो रहा है निफ्टी, 70 पॉइंट नीचे, लेकिन इंटरडे में 22,550 भी गया था। आईटी इंडेक्स ने फिर दिक्कत, 200 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी ने फिर आउट परफॉर्म किया, हालांकि टुवर्ड्स देन ये भी थोड़ा रेड में ही बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में गिरावट थी करीब 0.85% की। स्मॉल कैप पूरा 1% खराब था। एडवांस डिक्लाइन सेकेंड डे रनिंग सेम था 1:2 का। हर बढ़ने वाले स्टॉक के सामने 2 गिरने वाले स्टॉक आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब थी यहाँ पर। अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार। सिर्फ निफ्टी PSUs यानी कि PSU बैंक और PSU इंडेक्स यहाँ पर ग्रीनरी थी। 0.4% PSU बैंक ऊपर था, CPSE इंडेक्स 0.27% ऊपर था। उसके अलावा बाकी सब कुछ रेड में था और सबसे ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन था रियल एस्टेट इंडेक्स में 2% नीचे। उसके अलावा मेटल्स तो हाई बीटा में प्रेशर था, मेटल्स और रियल एस्टेट में प्रेशर था। ऑटो इंडेक्स 1% नीचे था। आईटी हम बात कर चुके हैं। ऑयल एंड गैस करीब 0.5% नीचे था और फार्मा करीब 1/4% नीचे था। तो ये था निफ्टी का हीट मैप। चलिए अब सेक्टोरल हीट मैप। अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार जरा। सबसे ऊपर BEL टॉप गेनर था 1.25% ऊपर। SBI, ICICI बैंक, थोड़ा सा वो JP एसोसिएट वाला मामले का एक फ़ायदा मिलता हुआ। NTPC, टाटा स्टील, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग थी। थोड़ी सी TCS में बाइंग थी। कोटक अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग थी। नीचे क्या था? श्रीराम फाइनेंस 2.5% से ज़्यादा नीचे था। हीरो मोटोकॉर्प 2.25%। टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक 0.2%। SBI लाइफ, ब्रिटानिया, ग्रासिम, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ गिरावट थी। मारुति, एशियन पेंट्स, JSW स्टील, इन्फोसिस में 1% की गिरावट। अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट थी। उसके अलावा अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज एक्चुअली जो ज़्यादा बड़ा ओवरऑल गिरावट थी वो ब्रॉडर मार्केट में थी। मिड कैप, स्मॉल कैप अगर आप देखें,
F&O में भी अगर आप देखें तो टुवर्ड्स द एंड काफ़ी स्टॉक्स थे जो कोलैप्स कर रहे थे, PB फिनटेक हो, चाहे सोना BLW हो, क्रॉम्पटन हो, संवर्धन मदरसन, पेटीएम जो कल के गेनर्स थे, BSE एंड में कोलैप्स हुआ बुरी तरीके से। तो ऐसे कई स्टॉक्स थे जहाँ पर आज टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सेल ऑफ आया। वीरू जय मार्केट शट और बिल्कुल डे लो पर 22,382, आज का इंटरडे लो था करीब 22,370, तो डे लो पर। तो क्लोज किसी लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो त्यौहार है ना, ऐसा है ये त्यौहार कि हम किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते। अब चाहे डे लो पे क्लोज हो चाहे डे हाई पर हो, छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं आज निफ्टी को, क्योंकि अगले 3 दिन बाजार थोड़ी सी राहत लेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अनुज 22,380 पे अगले 3 दिन के लिए, है ना, मंडे मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, मंडे को 9:15 बजे तक, मंडे 9:15 बजे तक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक तो आपको आई थिंक कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। जी हाँ, और छोटे से अगर आप देखें एक ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं मार्केट का पंचनामा श्रेया और अनुज के साथ। बाकी होली मनाइए और सोमवार को फिर मुलाकात होगी। रंग बरसे, हैप्पी होली।